जस्टिस अहमदी का एक जो पॉइंट था, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट था, वॉज कि डिमोलिशन में जिन लोगों का कॉम्प्लिसिटी था, यू गिव द लैंड अवे, पुट आउट सम लैंड फॉर अस, पर जिनका कॉम्प्लिसिटी था, कोर्ट को उसी जजमेंट में दे शुड बी लेइंग डाउन कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह से लाया जाए. फॉर इंस्टेंस बख्शी, एज यू सेड, उनका रोल वॉज अ लॉट मोर एज एन आइडियोलॉग इन टर्म्स ऑफ थियोराइजिंग व्हाट द रिफॉर्म शुड लुक लाइक, वेयर एज जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जो ट्रांसलेट हुआ, दैट वॉज इंजीनियर्ड बाई माधव मेनन, राइट? ये जो एक सोच है 1970s 80s की, जो अंबेडकर से आई थिंक 40-50 इयर्स बाद है, क्या ये भी वही सोच है कि जहाँ पे हम लॉ स्कूल के प्रोडक्ट को कोर्ट के सेंस में देखें, या दे आर लुकिंग एट इट इन अ ब्रॉडर सेंस? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पिछले 4 सालों से लगभग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के पीछे भाग रही है कि ओबीसी रिजर्वेशंस इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. The mandated post mandal numbers are not showing up in national law universities at all. So clearly there are very systemic issues that are happening, and there are clearly ways in which national law universities have found a way to get around the reservation problem. जो प्रोडक्ट है लॉ स्कूल का, वो क्योंकि लॉयर है, और लॉयर जो है वो कोर्ट में जाता है बिकॉज ही प्रैक्टिसेस लॉ. क्योंकि कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं है, उस डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए हमको लीगल एजुकेशन में डाइवर्सिटी लानी चाहिए. मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली लो इन लॉ स्कूल्स. एक बैच में आपको 1-2 बच्चे यूजुअली मिलेंगे इन मेनी लॉ स्कूल्स, in many national law schools, and this is a recurring effect which is happening year after year. अगर एक diverse space नहीं है, एक diverse community नहीं है, diverse faculty base नहीं है, that automatically means कि एक diverse pedagogy भी होना बहुत ही मुश्किल है, culture होना बहुत ही मुश्किल है. How do you look at the art of storytelling या narrative building या legal journalism in the context of legal education या legal institutions या the practice of law? Legal pedagogy, या फिर जिस तरह से हमको लॉ पढ़ाया जाता है, या फिर जिस तरह से हमारा लीगल नॉलेज फ्रेम किया गया है, उसमें भी सर्टेन हेगेमोनीज आर देयर, एंड हमको पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स ऑफ हिस्ट्री एंड सर्टेन स्ट्रैंड्स ऑफ नैरेटिव का एक्सपोजर होता है, एंड कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ नैरेटिव्स का एक्सपोजर नहीं होता है. आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिकम्स सच एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली लोडेड इशू व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी, व्हिच हैज ट्रेडिशनली बीन अ वेरी सेल्फ प्रिजर्वेशनल इंस्टीट्यूट. आपका इस्तकबाल है नाउस के एक नए पॉडकास्ट में. मेरे सामने सुशोवन पटनायक हैं, जो एसोसिएट एडिटर हैं लीफलेट पे. सुशोवन ने अपनी एजुकेशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता से की है, एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन लीगल जर्नलिज्म. सुशोवन, आपका बहुत इस्तकबाल. थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पे बुलाने के लिए. सुशोवन, वी विल डिस्कस अ नंबर ऑफ थिंग्स. कई चीज़ें डिस्कस करेंगे हम. आप का जो बैकग्राउंड है, आप लॉ में कैसे आए, क्या आपका एक्सपीरियंस एनयूजेएस में क्या था, आप लीगल एजुकेशन को कैसे देखते हैं, एंड देन आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आप फील्ड ज्वाइन करते हैं, लीगल जर्नलिज्म ज्वाइन करते हैं. आपका एक्सपीरियंस जो है लीगल जर्नलिज्म का, जो स्टोरीज हैं, तो वील डिस्कस ऑल ऑफ दैट. बट लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. जब आप लॉ स्कूल में गए, व्हेन यू वेंट टू NUJS, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे वहाँ पे, और जाहिर सी बात है कुछ एक्सपेक्टेशंस उसमें फुलफिल हुई होंगी, कुछ नहीं हुई होंगी. बट आई डू नॉट वांट टू लुक एट द कॉलेज लाइफ. मैं ये चाहता हूँ कि आप आप अगर ये एक्सप्लेन कर सकें कि आपका वहाँ एक्सपीरियंस लीगल एजुकेशन के सेंस में कैसा था, लर्निंग ऑफ लॉ. आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं लॉ को इस तरीके से लर्न करूँगा, और फिर जो आपकी लर्निंग हुई वो किस तरीके से है. एंड इसके आई वांट टू कंटेक्चुअलाइज, क्योंकि आपने लीगल एजुकेशन पे कुछ लिखा भी है, सो वील कम टू दैट लेटर. बट टू बिगिन विद, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ कैसा है स्टडिंग इन अ लॉ स्कूल? तो मैं ये बता सकता हूँ कि लॉ स्कूल में, एंड दिस वाज इन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस इन कोलकाता, विच जो कि माना जाता है एज इट कम्स विद इन सम ऑफ द टॉप रैंकिंग पब्लिक लॉ स्कूल्स जो अभी कंट्री में है. तो ये एक तरह से एक रिफ्लेक्शन भी है ऑफ द स्टेटस ऑफ पब्लिक लीगल एजुकेशन इन इंडिया.
तो मैंने दो तरह के इश्यूज देखे. फर्स्ट वाज देयर वर इश्यूज विच वर मोर टेंजिबल, मतलब ज़्यादा टेंजिबल इश्यूज थे, जिस तरह के कि एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से इन इंस्टीट्यूशंस को रन किया जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टी को इन इंस्टीट्यूशंस में स्पेस मिल रहा है. एंड सेकेंडली, और उसके एंड ऑल्सो लाइक कि इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं, विच इज़ एक तो इट इज स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रेडिशनली एलिट बैकग्राउंड, विच इज़ हिंदू अपर कास्ट अपर क्लास फैमिलीज हैव, उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रहा है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर. तो और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह के वेरी टेंजिबल बैरियर्स फेस कर रहे हैं डे टू डे, राइट फ्रॉम एंट्रेंस, right from the day that they are entering the college all the way till they are trying to get their graduation certificate. तो उस तरह के बहुत ही tangible issues हैं. And apart from that, all throughout I also thought about the broader questions with regards to कि इंडिया में अगर हम legal education के बारे में सोचना चाहते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, like what exactly is happening, because when I came to law school, and this is because आपने पूछा कि मैं law school में, when I came to law school, for me the idea was कि एक बहुत ही tangible intervention mechanism law create करता है through which you can deal with issues that are addressing the masses, right? तो masses के साथ बहुत सारे तरह के जो भी social movements हो गए, बहुत सारी चीज़ों में legal intervention का बहुत value है. And so naturally मेरा fundamental idea with coming into law was very public oriented in that way. I did not come into it कि there is some sort of private angle to it also. तो जब मैं उस thought process के साथ आया and I entered into the college, it was very clear that there was very little of that pedagogically speaking. मतलब कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही थी, जो लोग हमें पढ़ा रहे थे, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे लॉ स्कूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और जिन इंस्टीट्यूशंस को हमारे लॉ स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइवेटाइजेशन जनरली इन्वॉल्व्ड, व्हिच काइंड ऑफ पुश्ड मी इवेंचुअली कि हमें इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके हमें सोचना पड़ेगा कि द स्टेटस ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली इस कंट्री में और उसके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, द स्टूडेंट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हु आर इन दीज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, and the kind of output जो ये national law universities produce कर रहे हैं for society and for India generally, right? वो India के लिए क्या vision रख रहे हैं? I thought that it was a very important thing to look into, जिसके तहत मैंने एक story की थी उसके बाद caravan में. तो we'll come to that Sushovan in a moment. But उससे पहले I want to understand कि आप जब law school में आपने एक पूरा बताया कि भाई जो डिज़ाइन है वो पर्पस को सर्व नहीं कर रहा कई जगह. कुछ इंस्टेंसेस इफ़ यू कैन हाईलाइट कि कहाँ पे चीज़ें काम नहीं कर रही हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट बता रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कहाँ पे नहीं है, या करिकुलम जो है जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या गैप्स हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपने हाईलाइट किया. इफ यू कैन गिव एक दो एग्जांपल्स भी अगर आपने, सो दैट वी अंडरस्टैंड आप मतलब किस तरीके की इश्यूज हैं. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन की बात से चलता है. तो मैं रिप्रेजेंटेशन का बात लॉ स्कूल से कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं बोलना चाहूँगा. आई वुड टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में, विच इज़ द बिगर क्वेश्चन, राइट? जुडिशरी में इंडिया में सिंस 1950 जब से सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, एंड सिंस द टाइम दैट वी हैव हैड एन इंडियन जुडिशरी पर से रिप्रेजेंटेशन हैज बीन अ सस्टेनिंग इशू. जो पहले के 8 सुप्रीम कोर्ट जजेस थे उनमें से 4 केम फ्रॉम फैमिलीज जहाँ पर देयर फादर्स वेर ब्राह्मण संस्कृत स्कॉलर्स, एंड दैट हैज फंडामेंटली रिमेन्ड. जस्टिस कृष्णा अय्यर जिसको बोलते थे कि आर सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रीडोमिनेंटली ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट. ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन ओवर रिप्रेजेंटेशन रहा है सुप्रीम कोर्ट में. सिमिलरली बहुजन कम्युनिटीज़ अगर हो गए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो गए, वहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे से रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड होके रहा है. नाउ जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, बिकॉज की लॉ एज अ इंडस्ट्री हैज़ बीन रेगुलेटेड एंड हैज़ बीन अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ वेरी पर्टिकुलर कास्ट फैमिलीज. तो कास्ट और रिलीजन और इन सब कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिस्टोरिकली जुडिशरी में. सो लीगल एजुकेशन का रिफॉर्म का यहाँ पे क्या वैल्यू था कि इट कुड ब्रेक अवे फ्रॉम दैट सिस्टम, कि हम एक नया विजन के साथ लॉ को स्टार्टिंग पॉइंट से, जो कि लीगल एजुकेशन है, विच इज़
जहाँ पे लॉयर्स को बनाया जा रहा है, उस जगह से हम कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू की हम रिप्रेजेंटेशन फॉर इंस्टेंस वुड बी वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पर हम उसमें सुधार ला सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल 1940 में when जब अम्बेडकर when he was the vice chancellor of GLC Bombay, there was a brief time when he was at GLC Bombay. अच्छा, उस ये समय मुझे नहीं मालूम था. yes, and there is a library in GLC Bombay जहाँ पर many archival documents of Ambedkar are still there, right? तो You're talking about Government Law College. yes, the And GLC. he was vice chancellor. Yes, अच्छा. and Ambedkar he basically wrote a document at that time which was particularly with regards to legal education reform within the Bombay presidency at that time. तो वो उस perspective से सोच रहे थे कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं. And if you go through that entire paper that he wrote, his final conclusion was that कि law and legal education in India has no future until कि public masses को जो floodgate, we need to open the floodgates to the public masses. जब तक हम ये barriers को break down पूरी तरह से नहीं करते हैं, जब तक social movements लॉ को एक्सेस करके, उसको इंस्ट्रूमेंटलाइज करके, उसको मोबिलाइज करके पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने का नहीं सोच सकते हैं, तब तक लीगल एजुकेशन रिफॉर्म विल रिमेन अ पार्शियल टास्क डन. What you're suggesting, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि लॉ की एजुकेशन को सोशल कॉन्टेक्स्ट में ढालना, बिल्कुल, जिससे सोसाइटी में जो हो रहा है वो क्लासरूम में आए, और जो क्लासरूम में हो रहा है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे. एब्सोल्युटली, सोशली रेलेवेंट एजुकेशन. जी बिल्कुल. एंड दैट वाज व्हाई लीगल एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी स्टार्ट हुआ इवेंचुअली, राइट. तो हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे जहाँ पर, तो रिप्रेजेंटेशन को वो जो एक स्ट्रक्चर बन गया था कि रिप्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक तो कॉलेजियम सिस्टम, जब इवन बिफोर द कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेड, जब गवर्नमेंट भी अपॉइंटमेंट्स करती थी जुडिशरी में, देन इवेंचुअली कॉलेजियम स्ट्रॉन्गर बना. उस समय भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है टू सजेस्ट दैट वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन हायर था, या फिर कॉलेजियम के आने की वजह से रिप्रेजेंटेशन लोअर हो गया. वो भी हमारे पास सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है. तो हिस्टोरिकली वी आर डीलिंग विद एन इंस्टीट्यूशन विच इज वेरी रेजिस्टेंट टू नंबर वन external forces coming inside and doing changes within it. तो within that context it was very important कि legal education में at least हम representation को किसी तरह से mandate करने की कोशिश करें. And that was connected to the vision of the socially relevant legal education that we are talking about. चीज़ और यहाँ पे सुशोभन, what I think you're highlighting here is कि जो प्रोडक्ट है लॉ स्कूल का, वो क्योंकि लॉयर है, और लॉयर जो है वो कोर्ट में जाता है बिकॉज ही प्रैक्टिसेस लॉ, तो क्योंकि कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं है, उस डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए हमको लीगल एजुकेशन में डाइवर्सिटी लानी चाहिए. बिल्कुल, मेरा ख्याल से दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. सेइंग. नो, एब्सोल्युटली. तो इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट डाइवर्सिटी, आप सिर्फ डाइवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं देख रहे हैं. बिल्कुल, आप लार्जर पूल ऑफ लॉयर्स जो हैं, ऑफ कोर्स, उसमें डाइवर्सिटी लाने की, क्योंकि यार जुडिशरी इज आल्सो मेड अप फ्रॉम द बार ना. अब बार में डाइवर्सिटी अगर नहीं आएगी, इफ बार में वी आर नॉट अनेबल टू प्रोड्यूस, बार में भी हायरार्कीज है, इफ यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस एक डोमिनेंट नैरेटिव विद इन द बार, जहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का एक स्पेस बन पा रहा है एंड दे आर एबल टू प्रोग्रेस विद इन द बार, until then bench cannot be informed, so the bar informs the bench in that way. ये जो आप कह रहे हैं सुशोभन, क्या यही आइडिया जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जब एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में बनाया गया, जब डिस्कस कर रहे थे, उपेंद्र बख्शी वाज देयर, माधव मेनन वाज देयर, आई थिंक रहमतुल्लाह खान इंटरनेशनल लॉ में जो है बड़ा नाम है, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 1970s 80s. तो ये जब बातें कर रहे थे लीगल एजुकेशन की, क्या ये भी लीगल एजुकेशन की बात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट कर रहे थे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बार कर रहे थे, या ये लीगल एजुकेशन को एक और एक्सपेंसिव फॉर्म में देख रहे थे, एक बड़े सेंस में, जहाँ पे ये सिर्फ प्रैक्टिस को नहीं देख रहे हैं, बल्कि दे आर ऑल्सो लुकिंग एट द थ्योराइजिंग ऑफ लॉ. ठीक है, कि हम प्रोफेसर्स कैसे बनाएं, ठीक है, हम जो हैं लॉ एक्सपर्ट्स कैसे बनाएं,
यू नो लॉयर्स एज पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कैसे बनाएं, या फिर यू नो लॉ फॉर्म्स में कैसे कंट्रीब्यूट करें. तो ये जो एक सोच है 1970s 80s की, जो अंबेडकर से आई थिंक 40-50 इयर्स बाद है, क्या ये भी वही सोच है कि जहाँ पे हम लॉ स्कूल के प्रोडक्ट को कोर्ट के सेंस में देखें, या दे आर लुकिंग एट इट in a broader sense? They were obviously looking at it in a broader sense. In the sense, so much so that कि they did not even think कि अगर law school से एक graduate निकल रहा है, he necessarily has to go into the advocacy या फिर into the bar in any way at all, right? The whole idea was कि हम एक interdisciplinarity लाए पूरी तरह से, जो भी just the way in which the legal industry has functioned. तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस उपेंद्र बख्शी हैड द मॉडल ऑफ सोशली रेलिवेंट लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, SRLER what he used to call. And the whole point of it was partly, of course, inspired from something like, Ambedkar's idea of mass mobilization towards the law and mass access to the law. But it was also a vision to be more transformative, right? And Madhav Menon would later come and say that, I want to create social engineers. And there's a lot of एक तरह से एक टॉप डाउन अप्रोच भी था उनका कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होंगे, एंड दीज ग्रेजुएट्स वुड गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर टू लॉ एज कम्पेयर टू जो अलग लॉ स्कूल्स थे उस समय के, कि हम उनको ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरीली पढ़ाएंगे. द लॉयर शुड बी वेरी वेल वर्स्ड इन सोशियोलॉजी, द लॉयर शुड बी वेरी वेल वर्स्ड इन पॉलिटिकल थ्योरी, और ये सब समझ उसको होना चाहिए. And then what would happen is, as he comes out of law school, he can then kind of re-engineer society in more equitable terms. जो भी stratifications हैं society में, जो भी oppressive conditions हैं, जिस तरह के भी ground के movements को support की ज़रूरत है, how they can utilize the law. That was the broad idea, of course. In fact, Rahmatullah Khan actually put it in a very interesting way. For him, it was a two-pronged approach. One was that कि हम लॉ को डॉक्ट्रिनली स्टडी करें द वे इट इज, वी कंटिन्यू एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लॉ, वी कंटिन्यू एंगेजिंग विद फॉर्मल लॉ. बट ही ऑल्सो had the vision कि we should be also able to detach ourselves from law, look at things from the outside. एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से, एक डिटैचमेंट के साथ भी हम लॉ को स्टडी करें टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशनलाइजेशन. एंड दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी मच टेक्सचुअली, मतलब a part of जो legal reform project जो lead किया जा रहा था by people like Bakshi and Menon. So this was very much the vision. Now, Sushant, I want to understand two things here. One is, you hinted at Bakshi. So you're talking about a paper that Bakshi wrote, probably, जहाँ पे legal curriculum की बात करते हैं. UGC regulations. UGC का. So अगर आप उस पर थोड़ा सा explain करें, तो I think that will be helpful. That's one thing. And I think ये 1970s की बात है, if I'm not wrong. This is actually late 1970s, yes. Early 80s. Early 80s. Yes. Or around the same time, Menon is also pitching in, क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर आई थिंक 85-86 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इट्स अराउंड द सेम टाइम. मेनन का मेथड बहुत डिफरेंट है. ही इज मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मोर प्रैक्टिकल इन दैट सेंस, है ना. ये जो एक इमेजिनेशन है, आई वुड वांट टू नो कि ये किस तरीके का इमेजिनेशन है. दैट्स वन थिंग. और दूसरी चीज़, ये जो इमेजिनेशन जब लॉ स्कूल बनता है तो ये कितना ट्रांसलेट होता है. बिल्कुल. ठीक है. और इस पूरे इमेजिनेशन में जो हमने एक पॉइंट हमने पकड़ा था डाइवर्सिटी का, ठीक है, वो डाइवर्सिटी का पॉइंट क्या ट्रांसलेट होता है या नहीं. एब्सोल्युटली. आई वुड वांट यू. यस. तो आई मीन जो SRLER का जो आइडियोलॉजी था विथ विच, फॉर इंस्टेंस बख्शी, एज यू सेड, उनका रोल वॉज अ लॉट मोर एज एन आइडियोलॉग इन टर्म्स ऑफ थियोराइजिंग व्हाट द रिफॉर्म शुड लुक लाइक, वेयर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जो ट्रांसलेट हुआ, दैट वॉज इंजीनियर्ड बाई माधव मेनन, राइट. एंड इट इज हैपनिंग late 70s से 85 के बीच में. Menon comes in the latter part of the episode, right, after some of these discussions have already happened. Now, so basically, if you also look at it, Bakshi's ideas, as we said, they were largely inspired by Ambedkar. He himself, in discussions with me, has said that because he also came from GLC, उनका एक exposure रहा था with regards to Ambedkar's vision of legal education.
एंड ग्लोबली इंटरनेशनली ऑल्सो एक बेंड स्टार्ट हो गया था लिबरल लीगल एजुकेशन की ओर थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैपनिंग डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लॉबीज वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस, एंड द नेसेसिटी वॉज फेल्ड इन सम वे कि इंडिया में इट नीड्स टू कम डाउन. एंड पर्टिकुलरली हम एक बिकॉज हम एक बहुत ही आर्काइक सिस्टम से डील कर रहे हैं. बार इज वेरी आर्काइक. Our bench was very archaic not just in the sense कि what kind of symbolisms adopt हो रहे हैं, but archaic in the sense कि how it operationalizes. अगर caste के You mean to say कि the way structure जैसा बना है या बिल्कुल जो और functionality बहुत ही है deep rooted structures. बहुत yes. बहुत पुराना तरीके से चल रहा बहुत ही है, पुराना है तरीके ना? से वो बहुत पुराने exactly तरीके से चल रहा है और वो काम नहीं करेगा. वो काम नहीं करेगा. और फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन गिव अस एन एग्जाम्पल आर्काइक किस सेंस में? जैसे सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग इन अ वेरी आर्काइक सेंस या लीगल एजुकेशन इज वर्किंग इन एन आर्काइक सेंस, इसका मतलब क्या है? हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? तो आई मीन द फर्स्ट थिंग तो वॉज दैट लीगल एजुकेशन को एक ऐसे नज़रिए से देखना दैट दिस इज समथिंग जहाँ पे फोकस होना भी चाहिए. दैट हैज़ नेवर बीन द केस. ठीक है. अब लीगल एजुकेशन अगर आप प्री इंडिपेंडेंस दैट टाइम अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स वर कमिंग आउट ऑफ दिस इवनिंग लॉ कॉलेजेस. तो कोई मतलब एकेडमिक रिगर और लाइक द आइडिया कि लीगल एजुकेशन का कुछ रोल हो सकता है किसी चीज़ को शेप करने में, लीगली स्पीकिंग, जुडिशरी में, दैट वाज नेवर रियली दैट मच देयर, राइट. एंड तो ये दिस वाज इन अ वे इंडिया में पहली बार भी किया जा रहा था कि कभी फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल वर टेकिंग दिस आइडिया सीरियसली. अपार्ट फ्रॉम स्ट्रे इंस्टेंसेस लाइक अम्बेडकर इन द 1940s, फॉर द फर्स्ट टाइम लोग इसको एक्चुअली एक सीरियसनेस के साथ सोच रहे थे कि हम लीगल एजुकेशन में ऐसे इंटरवेंशंस ला सकते हैं जो कि अल्टीमेटली एक तो सोशल इंजीनियरिंग में काम में आ सकता है एंड स्टेट रिफॉर्म में काम में आ सकता है. कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन क्रिएट अ लेजिटिमेट बैच ऑफ पीपल हु कैन बी ट्रेन्ड कि हम लॉ को किस तरह से स्टेट को रिफॉर्म एंड स्टेट इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन में यूज कर पाए एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो द आइडिया कि दिस कैन बी ट्रेन, द आइडिया कि इसके बारे में हम थ्योराइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और इसको हम प्रैक्टिकलाइज चेंजेस कैसे ला सकते हैं, कि हम एक्चुअली सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं बाय डूइंग ट्विक्स हियर. तो ये पहली बार आई थिंक was done during kind of this era. Now what I can say is when it comes to at least how things translated, there were many things that went wrong and this is something that is broadly acknowledged also. मतलब मुझे उपेंद्र बख्शी खुद has come on record to say that the things have completely gone in disarray. Many others जैसे कि Mr. G. Mohan Gopal, who was one of the former vice chancellors of NLS, one of the former directors of NLS, later on वो National Judicial Academy के भी chairman रहे हैं. He also says कि legal education completely went in a complete different direction and at least he doesn't even have any hope of like things falling back into place. But what basically happened is that a vision was there, but how when it came to translating that vision, there were a lot of issues. So when Menon came in, the first thing that they struggled with was financing, public financing. The first thing that was there. Menon went around different state governments asking ki this is the idea that we have. It's not like कि वो randomly आ रहे थे. There were over decades उसके ऊपर research हो चुका था. People like Bakshi had written extensively. So the idea कि हम एक national law school बनाएंगे. He went around several state governments asking for funding. None of them agreed until finally the government of Karnataka, the state government of Karnataka at that time in early 1980s, I think 81 ke around. That was when this idea arose ki we can start a law school in Karnataka, which later on became. But then where did the Ford Foundation thing pitch in? Ford Foundation की story क्या है इसमें? Yes, Ford Foundation. So just to give a backstory about what the organization is, Ford Foundation is of course the foundation. It's the basically a front of the Ford multinational corporation, a billionaire corporation, which has many stakes, in many places. And Ford Foundation का educational reform में across the world they have done a lot of work, including in management studies. उनका बहुत ज़्यादा influence रहा है. बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका रहा है लीगल स्टडीज़ में. अगर आप यूएस में चले जाएंगे तो यूएस में आप देखेंगे कि लीगल एजुकेशन पॉलिसी एंड लीगल एजुकेशन रिफॉर्म एक बहुत ही पॉलिटिकल टॉपिक भी था. फॉर रिपब्लिकन्स लीगल एजुकेशन
के ऊपर कंट्रोल रखना has been a very important issue. For Democrats, it has been a very important issue. And what Ford Foundation has traditionally on paper, they've shown that they've kind of intervened in a lot of and invested in starting this culture of liberal legal education reform in the US. And unka basically this idea was there that we want to create a legitimate a legal legitimacy. We want to create a batch of lawyers who can directly engage with state reform. So and when this project was being kickstarted, Ford Foundation came in to NLS Bangalore also. That it was with a very liberal vision. It was again very aligned with kind of the visions. But when Ford Foundation came, Yeah, NLS Bangalore already established हो चुका है. yeah, It was absolutely. already Yes, yes, established. yes. अच्छा, so which means Menon जो हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं. Right. और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अग्री हो गई है Yes. टू फंड हिम, टू Yes. हेल्प हिम टू एस्टैब्लिश अ लॉ स्कूल. Hmm. ठीक है. उसके बाद फोर्ड फाउंडेशन आती है और फिर वो शेप करती है डायरेक्शन लीगल एजुकेशन का. Yes. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. In a way, yes. I mean, direction, एक तरह से because of the thinkers like Bakshi and all, there was some sort of direction का एक मतलब conceptually there was some sort of a vision that was there. But Ford Foundation again comes in and उनका एक बहुत ही important role भी वहाँ पर रहता है. But now the issue of financing and funding has been very crucial in legal education के history में अगर हम देखें इंडिया में, particularly with the National Law Schools project. Currently the situation where we are at is that आप समझ सकते हैं कि जो national law universities हैं by their financial structure वो बहुत ही अलग हैं as compared to IITs, IIMs, even institutions like NIFT and all of that. उनसे भी काफ़ी अलग है. The state government जो funding देती है, there is a very small amount of funding that actually flows in from state governments. That has happened because for Menon and all of these people, one of the important points जो वो रखना चाहते थे वो ये था कि institutions में autonomy होनी चाहिए. On paper the reasoning जो उन्होंने provide किया था कि क्यों autonomous law schools होने चाहिए was that again it was aligned कि अगर हम social engineers create कर रहे हैं, we cannot have we cannot risk excessive state influence in any way because inherently कहीं ना कहीं these institutions will be political institutions. These will be legal these will be educational lobbies which are engaging with politics in some way or the other. That was the reasoning. But what happened is because of the lack of public investment, because of the lack of state governments, and because वो उसी way में they started, NLS started, and then eventually I think NALSA and NLIU Bhopal and NUJS Calcutta were also created. वही same model kept on repeating, which was that state governments are giving a little bit of money. You are charging exorbitant fees from students. So students pay most of the college, which also includes my university. Most of the university runs on the exorbitant fees that students are having to pay. And that has created एक पूरी तरह से एक loophole mechanism create हो गया है जिसकी वजह से my first thing is that people from oppressed communities, historically marginalized communities, minority communities on the margins are simply unable to access law schools. The fees are exorbitant. Even to give the CLAT exam, that is something that you have to think about a few times before you even fill in the form of CLAT exam. Because I think back in my time, the 4,000 rupees वो लेते थे just to fill in the form, right? अब वो बढ़ गया 4,000 just to fill in the form. Couple of years back, कुछ time पहले. 5, 6 years, 7 years back. I'm saying 6 years, 7 years back. अब और भी खराब हो गया है, I think. And then NLU's का जो traditional fee structure, it goes around something like 15 lakh, 16 lakhs, 15 lakh. And वहाँ पे भी कोई uniformity नहीं है. Different NLUs have different kind of fee structures. Whereas on the other side, Delhi University में a student can go and get his law degree in something like, I think, just a few thousand rupees, well below 1 lakh and all. Right? So एक तरह से this was the first barrier that was created. Now because एक तरह से like एक तो you are basically stopping the coming in, तो एक तरह से तुम you're creating a barrier, financial gatekeeping हो रहा है सबसे पहली चीज. Secondly, because the institution is constantly struggling monetarily, मतलब all NLU administrations are always in disarray एक तरह से, ठीक है. And a lot of it is because there is no structure to how the money is coming in, how the money is being handled, what are the ways in which the money should be spent.
तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं. And naturally, now in the past 5 years, now we have moved towards a place where private organizations have taken a huge amount of interest in legal education, particularly liberal legal education in India. So we have organizations like Jindal setting up centers in NLS, for instance. We have different types of private organizations setting up different types of centers in different types of colleges. कोई environment के ऊपर थोड़ा सा investment कर दिया है. Somebody else has invested in intellectual property and all of that. And in that way, the very nature of legal education is moving away from a public oriented vision because of that, right? इसमें दो चीज़ें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं. एक तो चीज़ सुशोभन, वी आर स्टिल वर्किंग विद डाइवर्सिटी. हम लोग डाइवर्सिटी वाले पॉइंट को ही देख रहे हैं, है ना. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके की गेट कीपिंग करते हैं जहाँ पे जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पास एक्सेस नहीं है टू गुड मटेरियल्स, क्योंकि क्लैट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है, और जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो लॉ स्कूल में एंटर नहीं कर सकते. एक प्रॉब्लम तो ये, क्योंकि लॉ स्कूल्स में आपने पहले ही बताया कि भाई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब स्कॉलरशिप्स नहीं होंगी वहाँ पे, है ना. तो लैक ऑफ स्कॉलरशिप्स में वो एक बहुत ज़्यादा इशू है. हाँ, एक इशू है. स्ट्रक्चर की एक अपनी प्रॉब्लम है जो आपने हाईलाइट की, दैट्स देयर. एंड आई थिंक आपने अपने कैरावान के पीस में इन चीज़ों को लिखा है. बिल्कुल, ठीक है. बट मोर इम्पॉर्टेंट इज गोइंग बैक टू अम्बेडकर. अम्बेडकर का जो विजन था, बिकॉज ही वॉज द पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाइंड, पीछे सबसे बड़ा नाम अम्बेडकर का है. ही वॉज द पर्सन हु वॉज ट्रेन्ड एंड ही, उनका एक विजन था लॉ को लेके और लीगल एजुकेशन को लेके, ठीक है. और फिर उसके बाद मेनन है, बख्शी हैं और लोग ज्वाइन करते हैं और फिर लॉ स्कूल बनता है. तो एक तो एक्सेस, जो मैंने कहा, एक्सेस की एक प्रॉब्लम है. आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. NUJS के प्रोफेसर श्यामनाथ बशीर ने इस पर काफ़ी काम किया उन्होंने कि भाई एक्सेसिबल हो जाए, है ना, लीगल एजुकेशन. लेकिन ये जो लैक ऑफ जिसको ये जो आप कह रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट फीस, बहुत ज़्यादा फीस है, या फिर लैक ऑफ स्कॉलरशिप है, या हैंडलिंग ऑफ फंडिंग की प्रॉब्लम है, या कॉन्स्टेंटली आपको फंड जनरेट करना है, ठीक है. अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनका क्या डाइवर्सिटी पे भी कोई इम्पैक्ट हुआ है? एक डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट तो इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड है, कौन कौन से बैकग्राउंड से लोग आएंगे, तो वो एक एक्सेस का इशू है, ठीक है. लेकिन जब मैं लॉ स्कूल में चला गया, बिल्कुल, और हम सब एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्या उस एक क्लास में पढ़ने के बाद क्या हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं या एक चीज कर रहे हैं, ठीक है. तो डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ आइडियाज. बिल्कुल. तो क्या इसका इफेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ वर्क पे भी पड़ा है? एब्सोल्युटली. देखिए, मतलब जब आप फिल्ट्रेट कर रहे हैं व्हाट इज सीपिंग इनटू द लॉ स्कूल्स, सो बेसिकली कौन आ रहा है, मतलब एंड दिस हैज हैपेंड सिंस, मतलब 80s से, जब से ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है तब से ही इट हैज बीन एन इशू. तो द मोमेंट, फॉर इंस्टेंस, जब NLS बैंगलोर एस्टैब्लिश हुआ, अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जो थे, फॉर्मर IAS ऑफिसर्स, पीपल हु आर एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज, लॉन्ग लेगेसी फैमिलीज, उनको दे सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे, बिकॉज द फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम ही भेज सकते हैं हमारे बच्चों को. द फैकल्टी दैट दे आर ब्रिंगिंग इन इज समथिंग दैट आर किड्स कैन बेनिफिट फ्रॉम. तो एक तरह से व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज दैट देयर इज अ स्पेसिफिक एलीट community, एक elite hegemony है that operates inside law schools. That cultural hegemony student community में भी है. For instance, अगर एक batch of 120 बच्चों में there are for instance 30 kids who are NRI sponsored kids, because again NRI sponsorship का भी अलग ही debate है with regards to how reservations को किस तरह से तोड़ा और मरोड़ा गया है law schools के अंदर. तो अगर एक बैच में चीज और हम जो भूल गए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया, बिल्कुल रिजर्वेशंस नहीं है, बिल्कुल लॉ स्कूल्स में रिजर्वेशन नहीं है, डोमिसाइल का इशू अब आ रहा है. रिजर्वेशंस इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा खराब वे से किया गया है. SC/ST रिजर्वेशंस आर देयर, बट नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पिछले 4 सालों से लगभग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के पीछे भाग रही है कि OBC रिजर्वेशंस इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली.
the mandated post mandal numbers are not showing up in national law universities at all. उसी तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली लो इन लॉ स्कूल्स. एक बैच में आपको एक दो बच्चे यूजुअली मिलेंगे इन मेनी लॉ स्कूल्स, in many national law schools, and this is a recurring effect which is happening year after year. So clearly there are very systemic issues that are happening, and there are clearly ways in which national law universities have found a way to get around the reservation problem. And usi related to the reservation issue is also the issue of privatization, because as I was saying, because of a lack of public funding, your universities are having to turn to student fees. So at some point, and this is something that is worthy of documenting, at some point this decision was taken that we can bring in richer kids. हम established families के बच्चों को ला सकते हैं, and we can charge them more than higher. Like already the fees is high, but we can charge them even more. And that was kind of the idea with which NRI sponsorship reservations was brought in, which is कि as long as you have relatives abroad, those relatives can pay for your legal education in India. ठीक है. And they usually pay something around 3 to 4 times or 15 lakhs of what people are generally paying. वो उसके भी 3-4 times करके pay कर रहे हैं. So clearly there is going to be a lot of issue जब when you're creating a batch of students जहाँ पे इतना ज़्यादा differentiation हो सकता है, and that leads to many different things. Over the 5 years is a long time that students have to spend in a law school, and there are multiple things that students have to do. बहुत सारे अभी रिसेंटली जामिया में, NUJs में हमने डाइवर्सिटी सर्वेस किए हैं, एंड उन डाइवर्सिटी सर्वे से हमें जो पता चला है वो जो हमें ऑलरेडी सस्पिशंस थे, विच इज़ कि कौन बच्चे हैं जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बैच टॉपर्स और बैच रैंकर्स में किस तरह के डेमोग्राफिक्स हमको दिखाई दे रहे हैं, कौन बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट सोसाइटीज़ को लीड कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली जा रहे हैं ऑन कॉम्पिटिशन्स, जो कि रिसर्च पेपर्स लिख पा रहे हैं, जो कि अब्रॉड जा पा रहे हैं फॉर LLMs या फिर PhDs करने के लिए. क्लियरली ये कई, एंड NUJ's डाइवर्सिटी सर्वे फॉर इंस्टेंस when it happened, it actually studied across batches. So 5 साल में वी नोटिस्ड कि सिमिलर पैटर्न्स आर kept continuously repeating, which means कि 12 साल में 20 साल में भी सिमिलर पैटर्न्स आर क्लियरली रिपीटेड, राइट. सो इस तरह से लाइक रिजर्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रहा है. नाउ यू रेज द इशू ऑफ पर्टिकुलरली कि इन टर्म्स ऑफ आई थिंक डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स में किस तरह से पढ़ के क्या कर रहे हैं लोग. यस, एग्जैक्टली. तो यहाँ पर भी मतलब there are again like a couple of issues. One issue जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप एक लॉ स्कूल में हम इन्वेस्ट करें 15 लाख रुपए दे के, हम ऑफ कोर्स निकल के अब हम लिटिगेशन में घुसना हमारे लिए मुश्किल है, स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स. इज द रीजनिंग दैट दे प्रोवाइड. तो हमें कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के लिए एस्पायर करना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग जो कि इंस्टीट्यूशन सिस्टमैटिकली इम्बाइब कर रहे हैं बच्चों में, दैट यू हैव टू, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको इन इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, एंड दिस ये एक सेट पैटर्न की तरह बन गया है. कमर्शलाइजेशन आ गया है नेचुरली, जस्ट लाइक IIMs की तरह यहाँ पे भी कमर्शलाइजेशन आ गया है. क्लियरली एक जो पब्लिक ओरिएंटेड विजन, एक जो सोशली रेलिवेंट विजन था, दैट हैज ऑल बिकम वेरी मार्जिनल. नाउ जब आप when you're not allowing, for instance, a student from a Dalit community to come in to the law school, you are also somehow impeding the way in which critical scholarship can happen. Because obviously अगर हम critical scholarship को भी देखें, अभी recently now there is critical caste scholarship, for instance. We have a lot of debate on Ambedkar's influence on the legal community. We have a lot of conversations going around on how we can legally intervene with issues arising from caste system, for instance. तो ये डिबेट अभी क्यों अराइज हो रहे हैं? लाइक इफ why is it taking 20 years? अगर legal education has existed from 1985, तो basically for over a long time हमने clearly देखा है 40 years now. So clearly हमने देखा है that over time certain types of ideas को ज़्यादा धीरे धीरे करके influence दिया गया है, and then there are, and to आज भी there are marginal legal ideas which are not being accepted, right? A lot of it is still there very much. Including caste को हम बोल रहे हैं, but caste has also not become so mainstream as a concept to deal with within legal education. Still, there are still so many things that we need to figure out, and उसका influence directly बहुत सारी चीज़ों पे होता है. Because one, you're creating a batch of scholars / lawyers / future
policy makers or people who are going to be on the bench, who are by nature of the spaces in which they are. अगर एक diverse space नहीं है, एक diverse community नहीं है, diverse faculty base नहीं है, that automatically means कि एक diverse pedagogy भी होना बहुत ही मुश्किल है, culture होना बहुत ही मुश्किल है. मैं आपको एक छोटा सा example उसका. By pedagogy you mean क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है. क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है, बट ऑल्सो किस तरह से हमें एज स्टूडेंट्स लॉ के साथ एकेडमिकली एंगेज करना चाहिए. मैं कोई एग्जांपल देता हूँ. अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे अंबेडकर स्टडी सर्कल्स अब धीरे धीरे होके इमर्ज हो रहे हैं, और प्रोग्रेसिव स्टडी सर्कल्स जो स्टूडेंट्स खुद बना रहे हैं धीरे धीरे होके इमर्ज हो रहे हैं इन नेशनल लॉ स्कूल्स. तो ड्यूरिंग माई रिपोर्टिंग आई हैड द चांस टू टॉक टू पीपल फ्रॉम अक्रॉस 4-5 ऐसे स्टडी सर्कल्स होंगे. NLS में सावित्री फुले अंबेडकर कैरावैन है, ऐसे ही कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एंड वो जिस तरह से ऑपरेशनलाइज होते हैं, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द जनरल पेडागॉजी ऑफ देयर कॉलेजेस. उनका कॉलेज का पेडागॉजी शायद 10 साल पीछे है एज कम्पेयर टू व्हाट द स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, एंड दीज आर स्टूडेंट्स, it is being led by students from Dalit या फिर OBC communities, and but there are also students from diverse community backgrounds who are coming together, or they are kind of agitating to be exposed to critical viewpoints जो कि in some way or the other जिनको deprioritize किया गया या फिर structurally invisibilize किया गया है बहुत ही लंबे टाइम के लिए. तो and उसका बहुत ज़्यादा important influence, because जब इस तरह के बॉडीज, अब जब अंबेडकर सोसाइटीज स्टडी सर्कल्स बन रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, नेचुरली स्टूडेंट्स अपने आप से एक्सपोज हो रहे हैं टू एंटी कास्ट लिटरेचर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशनरी लिटरेचर हो गया, प्रोग्रेसिव लिटरेचर हो गया. सो ये एक्सपोजर वो खुद से ला रहे हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ शेपिंग देयर करियर ट्रैक्स ऑल्सो लेटर ऑन इन देयर लाइव्स. बट एट द सेम टाइम आई कैन से एज अ फैक्ट दैट देयर इज सम रेजिस्टेंस टू दिस प्रोग्रेसिव, ये जो स्टूडेंट कम्युनिटीज बिल्ड होने की कोशिश कर रहे हैं. There are NLU administrations which are quite clearly like resisting them. मैं नाम नहीं लूँगा, but there is one in National Law University, for instance, जहाँ पर a feminist collective के ऊपर काफ़ी there has been a lot of pressure on them. The feminist collectives which have raised issues, and these are not communities which are just raising student issues. ये law के साथ भी engage कर रहे हैं. They are also willing to take position regarding state policies. अगर एक state policy है which is quite clearly harmful to a certain community, तो ये student groups are now coming out and taking actual positions on these issues. एंड उसके ऊपर क्रैकडाउन काफ़ी ज़्यादा है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक रेजिस्टेंस भी है उन सब चीज़ों को दबा के रखने के लिए, टू नॉट लाइक लेट दीज थिंग्स हैपन सो फास्ट. आई थिंक बहुत अच्छे से ये रिलेट भी हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स बिफोर गोइंग देयर, उससे जाने से पहले आपने कहा मुस्लिम आइडेंटिटी भी नहीं है वहाँ पे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है. NUJS में भी रहा मैं, जिंदल में भी रहा मैं, एंड आई कैन से व्हाट यू आर सेइंग इज़ ट्रू. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. और टू बी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हैं, टू बी एज अ दलित इन दीज यूनिवर्सिटीज़, एक दलित की तरह रहना डिफ़िकल्ट है. सिमिलरली एक मुसलमान की तरह रहना डिफ़िकल्ट है. ठीक है, आप चीज़ों को कैसे देखना चाहते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हैं इश्यूज़, आप कैसे रीडिंग करना चाहते हैं, आप अपने आप को कैरी कैसे करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन है. सो ये एक इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन सिर्फ नहीं है, एक कल्चरल रेस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि आप एक एलीट ग्रुप में हैं जिनका एक पर्टिकुलर तरीका है रहने का, एक पर्टिकुलर सोच है, तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है. और आई थिंक यस, ये एक फैक्ट है ना. मैंने बहुत क्लोज देखा तो मुझे समझ में आता है कि एक फैक्ट है. बट गोइंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, कि ये जो एक रेजिस्टेंस जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें अगर स्टूडेंट्स बनाना भी चाह रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस हो रहा है. आई थिंक वो रेजिस्टेंस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट फंडिंग पे बेस्ड है, या फिर गवर्नमेंट डिक्टेट पे बेस्ड है कि गवर्नमेंट जो बताएगी या सरकार जो बताएगी उस पे बेस्ड है ना. आई थिंक क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपने इश्यूज खुद नहीं बना सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि पब्लिक फंडिंग नहीं है ना. जिस तरीके की फंडिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की होती थी, बिल्कुल, क्योंकि उस तरीके की फंडिंग नहीं है, आप जो हैं वो बहुत फ्रीली
ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं. Absolutely, you are correct. मैं एक फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें, राइट, एज यू सेड कि स्कॉलरशिप्स का सिचुएशन इज वेरी बैड एक्चुअली इन national law universities, for instance. Shamnath Bashir, Mr. Shamnath Bashir, he did some great work. And उनका जो संस्था है IDIA, which is Increasing Diversity by Increasing Access, जो कि हर लॉ स्कूल में लगभग उनके 3 4 5 स्टूडेंट्स पर बैच होते हैं जिनको वो फुल फंडिंग करते हैं. एंड I have seen students who have come from extremely marginalized backgrounds जिनको स्पेस मिला है NLUs के अंदर थ्रू IDIA. But once you are but IDIA is an exception, right? And generally just scholarship system is very skewed. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. फॉर इंस्टेंस फॉर ST स्टूडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो एक स्कॉलरशिप निकालती है, बट इट्स इनएफिशिएंट इन इट्स डिस्पर्सल टाइमिंग्स. वो अपने हिसाब से टाइमिंग्स पे डिस्पर्सल करती है. सेमेस्टर हर खत्म महीने हो नहीं जाता आती है. वो. नहीं, सेमेस्टर खत्म हो जाता है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि मिनिस्ट्री को पैसे देने होते हैं कॉलेज को, राइट. स्टूडेंट्स को पता चलता है कि मिनिस्ट्री ने पैसे नहीं भेजे हैं कॉलेज को अभी तक. कॉलेज हैज़ द डिस्क्रेशन टू डील विथ हाउ दे वांट टू डील विथ इट नाउ. And broadly what they do is this is actually happening in certain NLUs की कॉलेज इज सेइंग कि जब तक तुम अपने ओर से फीस नहीं देते हो हम आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकते हैं, आपके अटेंडेंस शीट से नाम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं. दिस इज हैपनिंग इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड दिस इज क्रिएटिंग एन एब्सर्ड सिचुएशन. नाउ इफ अ स्टूडेंट इज देयर who is in this place not because he can afford it but despite the fact that he cannot afford it, right? Like he obviously cannot afford that much fees and he's there and you as a college are asking him to pay the fees and then you're saying कि अगर तुम्हें मिनिस्ट्री का पैसा आएगा तो हम तुम्हें वापस कर देंगे and all of that, and that is creating very absurd situations across the spectrum right now. And this is just very much increasing across the spectrum, and scholarship is just one way that's happening even in elite institutions like a national law school Bangalore also. How they are negotiating with the state government is also influencing how they are negotiating with companies like Jindal and all these other private interest companies which are now coming up to start to wanting to invest in legal education in different ways, etc. And the ultimate people who are most affected by all of this are obviously students from marginalized communities who are facing social issues within the space, who are facing cultural issues within the space, and the overarching financial economic issue also they are constantly facing, right? ये जो हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी सुशोभन, एक चीज़ आपने जो पहले बोली थी, आपने लीगल एजुकेशन को कोर्ट की फंक्शनिंग से अटैच किया था, गोइंग बैक टू अम्बेडकर, कि भाई लीगल एजुकेशन उस तरीके से होनी चाहिए. वी हैव सीन द फर्स्ट पार्ट, लीगल एजुकेशन की क्या डिबेट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे शेप हुई, क्या है. मैं चाहता हूँ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. ठीक है, द इंस्टीट्यूशन, जिसको आप लीगल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. ठीक है, लीफलेट में आप लीगल जर्नलिज्म करते हैं, आप स्टोरीज कवर करते हैं, आर्टिकल्स हैं. ठीक है, आपने कैरावान में भी लिखा है अबाउट इंडियन जुडिशरी में क्या चीज़ें हैं. आई थिंक वील स्टार्ट फ्रॉम देयर. आप अगर एक बार एक्सप्लेन करें कि आपने जुडिशरी के बारे में जो लिखा, फॉर एग्जांपल, आपका असेसमेंट क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब आप इस तरीके की पढ़ाई हो रही है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को अलाउ नहीं किया जा रहा. ठीक है, और लॉ को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से देखा जा रहा है, और फिर आप जुडिशरी के पास जाते हैं जो बज़ाहिर, जो ऑन द फेस तो बड़ी ही प्रोफेशनल और बड़ी फॉर्मल लगती है, लेकिन आपकी स्टडी के अंदर उसमें बड़े आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझना चाहेंगे कि लीगल इंस्टीट्यूशंस काम कैसे कर रहे हैं इस कंट्री में, आपने जैसे काम किया है. ठीक है, आपकी जो रीडिंग है, और फिर वील ट्राई टू लिंक कि इसको हम लिंक करके समझें कैसे. बट बिफोर दैट, लीगल इंस्टीट्यूशंस जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आप जो रिसर्च की, आपकी समझ में क्या आया? देखिए,
एंड ये सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हमेशा से ओपेक रहे हैं, इन द सेंस कि हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड वेज से मिला है, बहुत ही लिमिटेड स्ट्रीम्स के थ्रू मिला है, एंड कॉन्जिक्वेंटली एक हम बहुत ही स्पेसिफिक वे में लीगल इंस्टीट्यूशंस को हमने हमेशा फ्रेम किया है और देखा है. बट अब जब देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अब जब देर आर डिफरेंट पीपल जो कि अलग अलग मेथोडोलॉजीज से हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन, जैसे कोर्ट्स हो गए, हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशंस हो गए, लेजिस्लेचर्स एंड लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ मिनिस्ट्री हो गया फॉर इंस्टेंस, बार बॉडीज हो गए. तो अब हम जब उनको डिफरेंट वेज में देख रहे हैं, एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, इनका पॉलिटिक्स बहुत ही मल्टी लेयर्ड, बहुत ही डेंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, in the sense that there's a lot happening behind the doors which kind of influence a lot of the outcomes, and So, this is in a sense, Sushovan, what I have been interested in is the politics of law. right ठीक है. right एंड आप जो हिंट कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस. आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक पॉलिटिक्स है, बार काउंसिल की अपनी एक पॉलिटिक्स है, लॉ कमीशन की अपनी पॉलिटिक्स है, और ये जो एक पॉलिटिक्स है, एजेंडा फ्रेमिंग है, सेलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ों को पढ़ना, कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से फ्रेम करना, बिल्कुल ये एक्चुअली लॉ को डिफाइन करता है. बिल्कुल बिल्कुल. We would like to know that. तो वही मैं बोल रहा हूँ. सो बिकॉज एक्चुअली द वे इन विच अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, तो मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कोर्ट के इन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वन इज़ ऑफ कोर्स जुडिशियल डिसीजंस प्रोड्यूस होते हैं, जुडिशरी का जो फाइनल डिक्टम है विच ऑपरेशनलाइजेस थिंग्स ऑन द ग्राउंड, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस निकलता है, जजमेंट की बात कर रहे हैं. जजमेंट्स निकलते हैं ऑफ कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं कोर्ट्स के अंदर, जो कि एज एक आम आदमी को इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लगेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विच हैव मल्टी फ्रंटल इम्प्लीकेशंस. जैसे कि फॉर इंस्टेंस जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का सिस्टम रहा है हिस्टोरिकली, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ अ मास्टर ऑफ रोस्टर का पावर, दैट इज कि वो अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से बेंच एलोकेशंस कर सकते हैं. कौन सा केस किसके पास जाएगा, कौन सा केस कौन से बेंच के पास जाना चाहिए, कौन से जजेस के पास जाना चाहिए. तो एक्चुअली वो बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन जजेस साथ में बिल्कुल बैठेंगे. एब्सोल्युटली, द बेंच इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब देखिए, there can be systematic ways of bench allocation. जैसे कि कुछ जजेस, कुछ चीफ जस्टिसेस रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने प्रॉपरली रैंडमाइज एलोकेशन किए हैं, बिकॉज वो एक ये रखते थे कि मतलब हम डिस्क्रेशनरीली इस चीज़ में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक रैंडमाइज्ड एलोकेशन. देयर वर सम चीफ जस्टिसेस हु हैव डन दैट. कुछ चीफ जस्टिसेस थे जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के बेसिस पे केवल बेंचेस फॉर्म करते थे. बट कुछ स्टडीज हुए हैं जिनके बदौलत हमें अब पता है कि इन रिसेंट ईयर्स हमें बहुत ही आर्बिट्ररी पैटर्न्स दिखने को मिल रहे हैं बेंच एलोकेशंस में. ऑन द पेपर इट इज़ अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिबेट, राइट, कि बेंच एलोकेशन कैसे होना चाहिए, इंडिया में कैसा हो रहा है, पाकिस्तान में कैसा हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम कैसे कंपैरेटिवली इनको समझ सकते हैं. बट थिंक अबाउट द ग्राउंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इट, राइट. एक फॉर इंस्टेंस क्रिमिनल रोस्टर कौन से बेंच के पास जा रहा है. अब now we know that there are reputationally, at least in bar, where very openly हम discuss करते हैं कि there are judges who are pro liberty, there are judges who are more stringent when it comes to bail. जी, अभी कोई जज रिटायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो. बिल्कुल एब्सोल्युटली. एंड दिस एक्चुअली, ये तो हायर जुडिशरी तक की बात भी नहीं है, लोअर जुडिशरी मतलब पूरा सिविल जुडिशरी, लोअर जुडिशरी तक भी मतलब पूरी तरह से जाती है. एंड मतलब सो बेंच एलोकेट किस तरह से हो रहा है, दैट कैन एक्चुअली डिटरमिन फॉर इंस्टेंस कि एक स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर जेल से निकलेगा या नहीं, एंड दैट इज गोइंग टू डिटरमिन अ लॉट ऑफ tangible related issues arising out of that. So bench allocation is a very important political debate also in that way. And तो इसी तरह से every aspect of functioning जो हमारे legal institutions का होता है, there is some sort of
we have seen that there are certain types of political considerations which are coming into force. These political considerations are not just party politics. Sometimes it is even deeper rooted issues like because हमें पता है कि इंडिया में लीगल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कास्ट का इतना बड़ा फोर्स रहा है. तो I can say from my work that caste plays a significant role in a lot of things even today, right? इनमें से किसी भी एक चीज़ का एक एग्जाम्पल जो आपने देखा हो या आपने कहीं पढ़ा हो. तो आप अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को ही देख लें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हमें पता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एक्चुअली इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इन अ वे, लाइक एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन जुडिशरी कि कौन कितना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना who should be having how much influence when it comes to judicial appointments has been a big debate. Now the collegium system as it has existed, बहुत सारे fundamental flaws रहे हैं. There has been a lot of nepotism, बहुत ज़्यादा nepotism रहा है. Collegium मतलब वो group जो judges को appoint करता है. Exactly. So collegium consists of the senior most judges of the Supreme Court. High Court appointments में the senior most High Court, the Chief Justice of the High Court, etc. are also involved. तो collegium एक insulated group है जिसका on paper they have nothing to do with the government or the executive or the legislature. They are an independent entity and it is that entity which decides कि who should be called to the bench. राइट तो बेंच को एलिवेशन किसका होना चाहिए, मतलब किस वकील को जज बनाना किस वकील या किस डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट पे एलिवेट करना है, या किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है, या फिर किस वकील को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है. वैसे भी हैं जैसे कि करंटली जस्टिस PS नरसिम्हा डायरेक्टली बाहर से एलिवेट हुए थे. तो इतना बड़ा एम्बिट है, डिस्क्रेशनरी एम्बिट है इस चीज में. एंड जब हम इस सिस्टम को लेते हैं एंड वी लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा हमारे जुडिशरी का इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वी विल नॉट ओनली सी कि देयर आर कास्ट हेगेमोनीज दैट एग्जिस्ट, वी विल इवन सी दैट देयर आर फैमिली हेगेमोनीज दैट एग्जिस्ट, राइट. सेम फैमिली के मल्टीपल जनरेशंस आर कमिंग इन टू ऑक्यूपाई सर्टेन पोजिशंस एंड दिस इज नॉट जस्ट हैपनिंग इन द बेंच, दिस इज हैपनिंग इन द बार ऑल्सो. अभी रिसेंट हमारा जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर बिहार में काफ़ी बड़ा डिबेट भी चल रहा है फिलहाल कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक स्पेशल गवर्नमेंट लॉयर पोजीशन होता है, दैट गवर्नमेंट लॉयर पोजीशन का ही नोटिफिकेशन आया पिछले साल एंड उसमें बस 2 people were appointed into these positions and it happens so that both of them are children of one specific Rajya Sabha MP. एंड द नोटिफिकेशन का और कुछ नहीं है, द नोटिफिकेशन बस निकाल दिया है और नोटिफिकेशन ने देखा ये दोनों हैं, ये भी नहीं लिखा है कि वो सिबलिंग्स हैं. ऑफ कोर्स दैट इज नो मतलब इंफॉर्मेशन, इट्स अ रॉ डेटा की तरह प्रोवाइड कर दिया है कि इनका अपॉइंटमेंट हो गया है. और दोनों भाई बहन हैं, दोनों एग्जैक्टली बोथ आर सिबलिंग्स एंड दे आर चिल्ड्रन ऑफ अ सिटिंग MP ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार. एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई, बट दिस इज जस्ट एज में बहुत कम है उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दे आर वेरी यंग, बहुत यंग है, दे आर वेरी यंग, राइट. and that is another reason as to why this was raised कि because इतना ज्यादा arbitrariness है, because इतना ज्यादा discretion है, कोई system नहीं है in ways in which effort can be rewarded, right. There is no system in which through which किसी तरह का भी critical engagement produce हो सकता है, because the institution इस तरह से operationalize हो रहा है कि it is a very self-benefiting and very very kind of self-preservational system की ओर से it has been constantly going on. So caste lobbies का इस तरह से एक बहुत ही important influence रहा है. And how that translates is there are multiple studies which shows मतलब अगर if we are having an institution, if we are having a constitutional court जहाँ पे majority of the judges are coming from an upper caste community or Hindu upper caste communities, there will be fundamental blind spots with regards to how issues are decided, etc. And हमने historically उसके evidences भी देखे हैं across many. For instance, एक example अगर मैं आपको दूँ, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस UU ललित का एक बेंच जो था 2018 के अराउंड उस टाइम का. Justice Adarsh Kumar Goyal, of course, he is an upper caste person, but he also came from a political background.
उनका उनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ भी ताल्लुक था, एंड ही केम फ्रॉम a powerful influential lobby in Punjab and Haryana High Court, and अब वो आते हैं Supreme Court में, and there was a decision that they had given जिसके तहत पूरी तरह से जो SC/ST Prevention of Atrocities Act है उसके कई important provisions को पूरी तरह से dilute कर दिए गए थे. The judgment was so severely criticized कि उसके तुरंत following में ही there were mass protests that broke out across the country, led by Dalit communities. नागपुर से लेके बैंगलोर में हर जगह protests में 5-6 people even lost their lives during the protests and the corresponding crackdown. And the way the judgment is being framed has been that essentially that the Prevention of Atrocities Act is a legislation which is being highly misused. And this judge does not rely on any reliable data to come to this kind of a conclusion before he goes on to dilute कोई basis नहीं है judgment का. कोई basis नहीं है, exactly. In fact, अगर हम emerging evidence को देखें, then we know that legislations like the Domestic Violence Act, which a lot of men's rights activists attack करते हैं, या फिर legislations like the Prevention of Atrocities Act, generally protective legislations, India में implementation बहुत ही बुरा है. Police don't even register FIRs under certain provisions sometimes. तो वहाँ से ही दिक्कत है, right? The places of जो POA cases हम देखते हैं, SC/ST POA cases जो finally translate होते हैं कोर्ट में, they are a very minuscule account of what the reality may be. And वहाँ पर भी because there were certain blind spots quite clearly, we saw these issues kind of happening. तो उस तरह से एक pipeline of biases की तरह से create हो जाता है, and that's how we know that community background and the idea of representation becomes such an important politically loaded issue when it comes to the judiciary, which has traditionally been a very self-preservational institute. ना ये जो आप कह रहे हैं ना कि जुडिशरी अपने आप को प्रिजर्व करना चाहती है, आप जजेस का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक डिटरमिन करता है रिजल्ट्स को, उनका एटीट्यूड डिटरमिन करता है. बहुत ही फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ नहीं है, प्रोफेशनली चीज़ों को देखा जाता है. आई वुड वांट यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल इसी कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें एक तरफ तो लॉ ये कहता है कि भाई 1947 15 अगस्त जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उस डेट में जो प्लेस जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था, जो प्लेस ऑफ वर्शिप, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है. और उसी लॉ में जो बाबरी डिस्प्यूट था, बाबरी मस्जिद अयोध्या राम जन्मभूमि डिस्प्यूट, उसको एक्सेप्शन बना दिया जाता है ना. तो अब सवाल ये है कि अच्छा, इस लॉ को अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो ज्ञानवापी है, शाही मस्जिद ईदगाह, शाही ईदगाह मथुरा और सारे केसेस में उसको बड़ा डाइल्यूट कर किया जाता है. तो आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहूँगा कि ये जो एक आप बात कर रहे हैं रीडिंग ऑफ लॉ और इंटरप्रेटिंग ऑफ लॉ, जो आप बात कर रहे थे कि भाई प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट बैकवर्ड क्लासेस या SCs STs, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया वो रीडिंग ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है, इंटरप्रिटेशन का एग्जाम्पल है. ये रीडिंग ऑफ लॉ जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसकी रीडिंग और इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस किया गया, और किस तरीके से इस लॉ को इतना डाइल्यूट करने की कोशिश की गई कि अब उस लॉ को ही चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में. बिल्कुल बिल्कुल. हाउ डू यू सी इट? Actually, if we look at Babri and अयोध्या litigation और जो legal interventions रहे हैं surrounding, वो एक event हुआ and it was a historically बहुत ही build up होके वो चीज़ हुआ, and in the years that have followed it has been primarily a legal story in that way कि जिस तरह से legal interventions have been done. So there are two ways. One is of course कि present में law के साथ क्या किया जा रहा है, and it's also कि what the judiciary did with the Babri Masjid case in the 1990s, जिसका legacy अब फिर translate हो रहा है, and both of them are connected, right? तो पहले मैं बोलूँगा कि
what the 1990s का जो हुआ था, right? So 1990s में for instance प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे पहले आता है. उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है उनको वो बोलते हैं दैट आई कैन गिव यू अश्योरेंस कि बाबरी नहीं गिरेगी. 1 year शॉर्टली देयर आफ्टर द डिमोलिशन हैपेंस, एंड देन उसके 1 साल बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है एज अ कंटेम्प्ट केस. And Supreme Court lets contempt of what? So actually जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को उन्होंने जो बोला था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या थी? This was actually a body consisting of there were some former bureaucrats, there were some so they were basically looking over this whole entire process of what is happening with Babri and to kind of ensure. ये गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी थी? ये एक गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी थी, ये गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी थी. तो उन्होंने पहले नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को बोला. Subsequently, जो हियरिंग चल रही थी with regards to the transfer of Babri property to the government, वो जो when the government had come out with the Acquisition Act, उसका जो हियरिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसी एक हियरिंग में कल्याण सिंह even gave an affidavit to the Supreme Court stating this, that the demolition will not happen. Now, so year later, when after 2 years after demolition happened, the court made a separate contempt case out of it, that you have clearly gone off of what you had said. And उसको कंटेम्प्ट में गिल्टी भी उनको ठहराया, एंड बट दे चार्ज्ड हिम, आई थिंक देयर वाज अ फाइन ऑफ मेरे ख्याल से 2,000 रुपए, एंड दैट वाज इट, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द कल्याण सिंह कंटेम्प्ट स्टोरी. मतलब ये कि आपने जो प्रॉमिस किया था कोर्ट में, आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया. वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया था. बिल्कुल आपने अलाउ किया उसको डिमोलिशन, एंड देयरफॉर यू आर गोइंग अगेंस्ट. बिल्कुल. नाउ साइमल्टेनियसली द सेम डे दैट कल्याण सिंह को छोड़ दिया जाता है ऑन कंटेम्प्ट, and this is something that we know through legal storytelling, क्योंकि उसका आर्काइविंग किसी और के द्वारा हुआ ही नहीं है. And on the same day the Supreme Court was also delivering the judgment on the acquisition of the property by the government. The Land Acquisition Act जो था, अयोध्या Acquisition Act, उसके constitutionality पे भी decision देती है उसी दिन government, उसी दिन Supreme Court. And उसका back story is very interesting. So the court gives by 3:2 majority that the acquisition is valid. Right, and the 3:2 majority is led by Chief Justice Venkatachalaya. Now there is a dissent. The dissent is led by Justice A.M. Ahmadi. And अभी recently उनकी किताब निकली है, उनकी बायोग्राफी निकली है जस्टिस अहमदी की, फियरलेस जज करके, एंड उसमें वो बहुत ही डिटेल से इस तरह के लीगल स्टोरी टेलिंग में जाते हैं, एंड हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था when the judgment was being framed. And Justice Ahmadi was basically very much against the idea that the land can be given away. His basic idea was कि a small part of the property which is big enough for a Maulvi to spread out a mat and offer namaz, that should be set apart on the property itself. And he had certain fundamental distinctions from the majority judges, and there was no agreement. And at least how Justice Ahmadi describes is that he actually stormed out of the courtroom hall in which this discussion was happening among the 5 judges after he realized that there is no way in which this is going to be happening. And he comes back and he sits in his ambassador and he's going back to his home from the Supreme Court, and he's thinking about what is going to be happening in this country in the next 20 years and किस तरह के floodgates खोले जा रहे हैं, right? Being a judge, sitting judge, and he is having these dilemmas. He is frustrated with the process. Yes. और वो प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि जो जजमेंट डिलीवर हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है. बिल्कुल. और ये एक सिर्फ डिसेंट नहीं है, ये इस तरीके की सिचुएशन है जहां पे आप मीटिंग को छोड़ के चले जा रहे हैं. क्योंकि जस्टिस अहमदी का एक जो पॉइंट था, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट था, was कि डिमोलिशन में जिन लोगों का कॉम्प्लिसिटी था, यू गिव द लैंड अवे, पुट आउट सम लैंड फॉर अस, पर जिनका कॉम्प्लिसिटी था, कोर्ट को उसी जजमेंट में दे शुड बी लेइंग डाउन कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह से लाया जाए. How do you hold these people accountable who have been complicit? And that judgment does not do anything like that. So both the Kalyan Singh, बात कोई भी नहीं है उस जजमेंट में, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है. The demolition, the tragedy, the catastrophic event that happened, उसका memory नहीं है उस judgment के अंदर, right? And कल्याण सिंह का contempt order, the way it was dealt with, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं उस memory को erase कर दिया जा रहा है. So these are the years when the Supreme Court is actively playing a role, we can see, in terms of downplaying the tragedy,
in terms of dissolving the memory of the dissolving the memory and the intensity of the catastrophe which happened in Babri in December 1992. जजमेंट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं है, कल्याण सिंह का एफिडेविट रिफ्लेक्टेड नहीं है, जो लोगों ने एट्रोसिटी जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ है वो बात नहीं हो रही है, बिल्कुल that is just not there. अच्छा, ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं. बिल्कुल. Now simultaneously along this time another thing is also happening. तो ये हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, अब we should also understand कि बार में क्या चल रहा था, because that is again a very important point जहाँ पे कि एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर्स जुडिशरी के साथ बार के थ्रू ही एंगेज करते हैं. बार मींस जो लॉयर्स थे, राइट. तो मेरी जो स्टोरी थी कैरावान में अधिवक्ता परिषद के ऊपर, फॉर इंस्टेंस अधिवक्ता परिषद वाज फॉर्म्ड इन just few months before Babri actually happened, and immediately अधिवक्ता परिषद is a body of, बिल्कुल. तो अधिवक्ता परिषद is the lawyers association of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. अच्छा, this is what everything that is what they claim across the board also. And ये आरएसएस की एक वकीलों की बॉडी है जो कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी. आरएसएस के एक आइडियोलॉग थे दत्तोपंत ठेंगड़ी. अच्छा. जिनको हम आरएसएस के बहुत सारे जो इस तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि किसान समिति एंड बीआरएस एंड डॉक्टर्स एसोसिएशंस, बहुत सारे इम्पोर्टेंट एबीवीपी में भी उन एबीवीपी के स्थापना में भी ठेंगड़ी हैड अ कंसेप्चुअलाइजिंग रोल, एंड ठेंगड़ी हिमसेल्फ वाज अ लॉयर व्हिच वाज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर. एंड ठेंगड़ी ने ये जो क्रिएशन किया था अधिवक्ता परिषद का, उसका बहुत ही डीप रूटेड हिस्ट्री भी है. एंड द हिस्ट्री गोज बैक टू गोलवालकर के जो थॉट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के ऊपर, एंड किस तरह से एक आरएसएस का एक सेंस ऑफ बिट्रेयल और इनजस्टिस और इंजुरी रह गया था फ्रॉम दैट टाइम कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना है इट्स नॉट अलाइन परफेक्टली विथ व्हाट वी वांट टू हैव. तो दैट वाज द आइडिया विथ विच इट वाज फॉर्म. तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्काइव भी देखेंगे, आपको ऐसा कुछ डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि अधिवक्ता परिषद को was constructed to take the Babri project forward. But immediately following Babri, we saw that there was clearly एक right wing lawyers lobby जो कि बहुत ही powerful और prominent way में function कर रहा था, came together. Subsequently मैंने उसके ऊपर और भी काम किया है, मुझे और भी अंडरस्टैंडिंग आई है कि there were certain people उत्तर प्रदेश में based out of Lucknow, there were particular lobbies जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे. And these lobbies का patronages थे, like Godmen were patronages, other political leaders were patronages, and these were the organizations जो उन्होंने उस टाइम में 20 साल पहले जो places of worship litigations जो आज हम देख रहे हैं, उस समय काफ़ी सारी चीज़ें conceptualize भी हुई थी. And they played a very important role. इलाहाबाद बार में for instance in pushing forward certain narratives, किस तरह से उन्होंने और वकीलों को recruit किया into their organization, किस तरह का agenda was kind of proliferated, किस तरह का ideology proliferate हुआ था उस समय. तो वो भी सारे लोग काम कर रहे हैं, lawyers भी काम कर रहे हैं, bureaucrats भी हैं, बिल्कुल, government officials भी हैं इसमें, हो सकता है कुछ judges भी involve हों इसमें. बिल्कुल, definitely. ये आपस में लोग बिल्कुल. subsequent evidence हमें ये भी पता है कि archaeological survey of India और and a lot of these kind of organizations also have historically धीरे-धीरे वहाँ पे भी changes आए हैं. तो these both kind of things kind of happened at that time, and एक तरह का legitimacy create हुआ. For instance, particularly for अधिवक्ता परिषद, मुझे इतना पता है, and also for a lot of this brand of lawyering which was right wing oriented, एक legitimacy create हो रहा था उस समय institution के अंदर, which is the judiciary and the bar, that this is a legitimate lobby to look at. इनके briefs को senior counsel धीरे धीरे करके लेने लगे. पहले there was resistance की नहीं, because a lot of the influence still थोड़ा बहुत liberal Nehruvian influence was there, तो हम आपका brief नहीं ले सकते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर. पर धीरे धीरे संघ different और diverse case laws में they came out with their briefs, and more seniors were willing to accept those briefs. तो brief मतलब हो गया कि what type of narrative is coming into how an argument is being framed, right? Just hold on a little, Sushaman, थोड़ा सा लोगों के लिए explain कर दूं. Senior here means senior advocate. Yes.
और सीनियर एडवोकेट जो है वो बड़ा लॉयर होता है जिसको हम्म। सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई करती है बड़ा लॉयर, और उसकी एक हैसियत होती है कोर्ट के सामने, उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अलाउ करती है आर्ग्यू करने के लिए। और जो आर्ग्यूमेंट्स जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो सीनियर एडवोकेट्स के थ्रू होते हैं, और सीनियर एडवोकेट्स को ब्रीफिंग जो है वो जूनियर्स करते हैं। बिल्कुल, तो सीनियर एडवोकेट्स के पास एक अपीयरेंस का प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट अपीयरेंस उनको मिलना वो एक प्रायोरिटी होता है। एंड ये एक्चुअली एक सिस्टम है जो कि केवल इंडिया में है, लाइक इट्स वन ऑफ द इंडिया इज आई थिंक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज बाहर के देशों में जुरिस्डिक्शंस में आपको ये सीनियर डेजिग्नेशन का सिस्टम देखने को मिलता नहीं है। बट येस, बेसिकली वो फिर ब्रीफिंग्स लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स, यस, और वो फिर आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में कि किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम डाल सकते हैं इन चीज़ों में, राइट। तो वो दैट इज़ व्हाट ब्रीफिंग्स मीन। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक राम सेतु केस चल रहा था, ठीक है, राम सेतु का जो केस था, and which was with regards to creating this ship corridor between श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाल्क स्ट्रेट के थ्रू। अब ये जो शिप कॉरिडोर, अब द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाल्क स्ट्रेट इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कोरल लाइफ फॉर्म्स व्हिच आर आल्सो देयर, तो एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। तो नेचुरली जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया, there were different types of progressive lawyers जो कि इस केस को लीड कर रहे थे। It was at the core an environmental litigation matter, है ना, इसको इट्स एन एनवायरमेंटल लिटिगेशन मैटर, और हमको उसका जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, बिल्कुल, हम उस पर्सपेक्टिव से उसको आर्ग्यू करेंगे। एंड दोस वर द लॉज इन्वॉल्व्ड आल्सो। बट देयर वाज अ पॉइंट जब अधिवक्ता परिषद और आरएसएस इस चीज में शामिल हुआ, and when they came into the picture, they brought the angle that यहाँ पे राम सेतु हुआ करता था, which was the bridge through which the Hindu god Ram and his brother and all crossed into Sri Lanka, according to mythology, according to the mythology that exists. And so there is a kind of religious violation which is happening, and there's a kind of cultural significance, cultural violation which is happening also. So it immediately became a very nationalist and majoritarian, religious majoritarian issue also. And this only was allowed to happen because there was a senior who was willing to take a brief like this. अगर वो उस ब्रीफ को नहीं लेते तो वो ब्रीफ नहीं होता। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो कि उस लिटिगेशन में शामिल थे, उन्होंने ये मुझे एक्सप्लेन किया है। सो आई नो दैट दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। तो इसी तरह से कौन ब्रीफ ला सकता है, किस टाइप का ब्रीफ ला सकता है, वो इवेंचुअली बहुत सारी चीजों को नेचुरली शेप करती है। ब्रीफ का मतलब यहाँ पे केस को एक्सप्लेन करना और आर्गुमेंट्स बताना। यस, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्गुमेंटेशनल एनालॉजी को, एक आर्गुमेंटेशनल कल्चर कौन ला सकता है, इट्स लाइक दैट। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज बीन देयर। तो उसी तरह से बाबरी वाज अ टाइम व्हेन द संघ वाज एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ लेजिटिमेसी इन द बार, उस हिसाब से। एंड बहुत सारे लोग जो संघ के सीनियर वकील थे ड्यूरिंग दीज अर्ली ईयर्स, जिन्होंने इस इन बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह, लिटिगेशन स्ट्रैटेजी वगैरह में जो शामिल थे, जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ पे, हमें आज पता है कि इवेंचुअली दे वर रिवॉर्डेड इन डिफरेंट वेज जब एग्जीक्यूटिव केम अंडर द संघ्स इन्फ्लुएंस। वी हैड जजेस, so someone who was a general secretary, जो कि अधिवक्ता परिषद के जनरल सेक्रेटरी थे 92 में, पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे वो एक सुप्रीम कोर्ट जज बने। जो दूसरे जनरल सेक्रेटरी थे वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर बने। एंड इसी तरह से हमें बार बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलती हैं कि रीजनल बार बॉडीज में जो संघ के इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स हैं वो या तो हाई कोर्ट को डायरेक्टली एलिवेट हो जा रहे हैं, या फिर उनको एडवोकेट जनरल या इस तरह के गवर्नमेंट लॉयर्स का पोजीशन मिल जा रहा है, विच आर अगेन अनदर गेटवे इनटू हायर जुडिशरी आल्सो। तो इन दैट वे अयोध्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन गया फॉर द आरएसएस एंड इट्स इंटरवेंशन विद लॉ। एंड अब जब नाउ पोस्ट द अयोध्या जजमेंट and particularly post the ज्ञानवापी अयोध्या जजमेंट 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में अयोध्या का जजमेंट निकलता है। उसके बाद 2022 में 21-22 में जब ज्ञानवापी का हियरिंग हो रहा होता है, एंड यहाँ पे जब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सर्टेन कमीशंस और सर्टेन ओमिशंस के थ्रू
लीगल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जा सकता है, एंड पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जस्टिस चंद्रचूड़ एक हियरिंग के दौरान करते हैं, एंड आयरॉनिकली उनके सामने आर्ग्यू कर रहे थे सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी, जो कि जस्टिस अहमदी के बेटे हैं। एंड चंद्रचूड़ एक चीज़ बोलते हैं कि इट्स करेक्ट दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है रिलीजियस कैरेक्टर बोलती है कि द रिलीजियस कैरेक्टर एज ऑफ August 15, 1947 जो है वहीं रहना चाहिए, बट ज्ञानवापी के केस में द रिलीजियस कैरेक्टर इटसेल्फ इज अंडर डिस्प्यूट कि वो रिलीजियस कैरेक्टर क्या था। इट काइंड ऑफ ओपनड अ फ्लड गेट, राइट? वो एक तरह का फ्लड गेट जहाँ पे उन्होंने अलाउ किया था नॉन इन्वेजिव सर्वे। एग्जैक्टली, जहाँ पे उन्होंने नॉन इन्वेजिव सर्वे अलाउ किया, और उन्होंने एक रीजनिंग भी प्रोवाइड कर दी अपने ओर से कि किस तरह से तुम रिलीजियस कैरेक्टर को भी डिस्प्यूट कर, अगर आप रिलीजियस कैरेक्टर को भी डिस्प्यूट कर दे रहे हैं, इट्स अ मेजर डिसोल्यूशन ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ। हाँ, स्टैट्यूट बना ही रिलीजियस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपने उसी को चैलेंज कर दिया तो फिर लॉ की कोई हैसियत नहीं है। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये कि ये उनका ओरल ऑब्जर्वेशन है, ये उनका ओरल ऑब्जर्वेशन है, कागज पे इन्होंने नहीं लिखा है, नहीं कागज पे, बट बिकॉज कवरेज है तो लोगों को पता चल गया। नाउ इन द इयर्स दैट इमीडिएटली फॉलोड, हमने देखे कि धीरे धीरे होके और भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप लिटिगेशंस थे, एक्सटेंट इश्यूज, फॉरगॉटन स्टोरीज आर बीइंग रिवाइव्ड, वेर रैंडमली रिवाइव्ड। संभल से लेके अजमेर दरगाह से लेके भोपाल से लेके कर्नाटका से लेके डिफरेंट एरियाज में प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्प्यूट्स के लिटिगेशंस फाइल किए गए हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अक्रॉस डिफरेंट सिविल कोर्ट्स। ऑफ कोर्स ये रैंडमली नहीं हुए हैं, एंड इसका ये जो है कि यहाँ पे क्लियरली जो संघ के जो लॉयर्स के लॉबीज हैं वो यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। एंड मैंने ऐसे लोगों से बात की है जो कि अभी इन्वॉल्व भी हैं इन सम ऑफ दीज केसेस, जो कि क्वाइट क्लियरली बोले हैं, एंड वो संघ के ही लोग हैं, या तो वो आरएसएस के हैं या फिर अदर टाइप्स ऑफ जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्राउंड पे। बजरंग दल नॉट नेसेसरली, बट बजरंग दल से भी अलग अलग तरह के पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे एक्सेस तक नहीं है टू दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्सेस कि एग्जैक्टली क्या कैसे जूरिस्प्रूडेंस शेप हो रहा है, या फिर उनको तक आई आस्क समवन कि आपने ये चीज़ लॉ के थ्रू क्यों किया, कोर्ट रूम स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्यों किया, और उनका आंसर ये था कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो ऑब्जर्वेशन था वो हमें बता रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़, और उनका ना ही लॉ में बैकग्राउंड है ना ही किसी तरह का एकेडेमिया में बैकग्राउंड है, ही इज़ अ ग्राउंड लीडर, एंड वो बोलते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो बेसिकली ओरल ऑब्जर्वेशन था, वो ओरल ऑब्जर्वेशन वाज अ बिग इंडिकेटर फॉर अस कि एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ वर्शिप डिस्प्यूट्स, कोर्ट्स वेर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन दैट द संघ हैड। क्या बात, ठीक है। और वहीं से बेसिकली एक तरह से जो 7, 8, 11 केसेस जो जिनके ऊपर अभी स्टे लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का एडजुडिकेशन चल रहा है, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ इमर्जेस, वहीं से मेजर वे से इमर्ज हो रहा है। And it is happening because everything happened simultaneously, because the Sangh was able to create a legal legitimacy, because the Supreme Court helped in erasing the trauma and the memory of Babri, and because the Supreme Court was also complicit, or the judiciary has played a role in how the Places of Worship Act itself can be diluted. तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही मल्टी फ्रंटल वेज से इस चीज को धीरे धीरे करके इफेक्चुएट किया गया है। So what you're indicating is बहुत इंटरेस्टिंग है। what you're indicating is आपके पास एक बॉडी ऑफ लॉयर्स ऑलरेडी बन गए, आपका नैरेटिव जुडिशरी ने अडॉप्ट कर लिया, आपने ये देख लिया कि जुडिशरी जो है वो बाबरी इज़ अ केस टू अंडरस्टैंड कि जुडिशरी जो है वो आपकी हेल्प कर सकती है कुछ चीज़ों को उजागर करने में, कुछ चीज़ों को छुपाने में, ठीक है। आप जब इन चीज़ों को समझ गया और उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने अलाउ कर दिया सर्वे, ये कह के कि हम रिलीजियस कैरेक्टर को ही देख रहे हैं, क्या रिलीजियस कैरेक्टर था, ये एक ग्रीन लाइट है संघ के लोगों के लिए, बिल्कुल, कि नाउ वी कैन यूज कोर्ट्स, बिल्कुल, हम कोर्ट के थ्रू अपना काम कर सकते। बिल्कुल, इकोनॉमिक सेंस में तो बड़ा एफिशिएंट चीज़ है ये, क्योंकि अब उनको ग्राउंड पे मूवमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने जो है बाबरी के लेवल पे करना पड़ा, ठीक है।
तो ये तो बड़ी इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाली बात है कि अब आप सीधे सीधे कोर्ट में जाइए और उसको कंटेस्ट कीजिए, और कोर्ट जो है वो तकरीबन आपके साथ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड तो ये जो एक पूरा प्रोसेस था थ्रू विच दिस हैज ऑल हैपेंड, तो यहाँ पे वी क्लियरली सी कि एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है टू व्यू दीज लीगल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल लेंस ऑल्सो, कि हमें जाना पड़ेगा और हमें जितना ज़्यादा हो सके, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ है, बट हमें जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से ये स्टोरीज निकले। जैसे कि जस्टिस अहमदी का स्टोरी हमें पता चलता है ईयर्स आफ्टर, आई मीन ही हैज़ नाउ पास्ड अवे, एंड अब उनकी किताब ग्रैंड डॉटर इंसिया भानवती हैज़ रिटन, एंड नाउ वी आर गेटिंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। बट देर आर वास्ट पोर्शंस ऑफ ब्लैंक हिस्ट्री हमारे जुडिशरी की हिस्ट्री में, इफ वी लुक एट दैट, एंड which kind of continues to perpetuate certain confusions which exist as to why certain things are the way they are. Babri is a flashpoint, emergency उसी तरह से एक flashpoint था जिसको जितना स्टडी करें उतना ही हमें और भी पता चलता है। तो I mean this is one of the reasons कि why we need to engage एक political lens के through. Coming back to the final thing, so Shovan, हम लोग स्टार्ट करते हैं लीगल एजुकेशन से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शनिंग पे, देन वी मूव ऑन टू, हम बात करते हैं जुडिशरी पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है या ब्यूरोक्रेसी जो है, या जुडिशरी में जो अपना एक लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम में अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, और फिर हम जाते हैं केसेस लाइक बाबरी, या फिर आपने बताया राम सेतु केस। तो ये हैं ना दो चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं। एक चीज़ तो ये कि दिस शोज कि लॉ को और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो जुडिशरी का रोल पढ़ने की ज़रूरत है, जुडिशरी एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल स्टैंड देखने की ज़रूरत है, जो लॉयर्स की बॉडीज़ हैं वो कैसे लॉबिंग करती हैं वो समझने की ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूशनली एक तो हमको ये समझना पड़ेगा डिटेलिंग में जाके, डिटेल में, ठीक है, सिर्फ हम अपना जिसको कहते हैं ना हियरिंग में जाके अपने बातें करके आर्ग्यू करके और डिसीजंस लेके और जजमेंट्स लेके काम नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा हम मानेंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि भाई कोर्ट में ऐसे प्रोसीडिंग्स क्यों हो रहा है, ठीक है, भाई सीए पे स्टे अभी तक हियरिंग क्यों नहीं हुई, ठीक है, आर्टिकल 370 पे इतनी दिनों के बाद जजमेंट क्यों आया, ठीक है, वक्फ का जो मैटर है वो अभी तक जो उन्होंने रोका उसके बाद क्यों आगे नहीं बढ़ा। यू लव टू सी दैट, बिल्कुल है ना। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि जब आप इसको लीगल एजुकेशन से टाई करते हैं तो आपको समझ में ये आता है कि आप इस चीज को क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप इस चीज को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्लासरूम में आपको इस तरीके की सोच दी नहीं जा रही है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम में नहीं हो रही है, क्रिटिकल एजुकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि आप इतनी फीस दे के पढ़ रहे हैं और क्योंकि आप इतने जिसको कहते हैं इतना बॉग डाउन है फीस से, और लॉ स्कूल्स इतने रेस्ट्रिक्टेड हैं फंडिंग को लेके, स्कॉलरशिप्स नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, आप सीधे ग्रेजुएट होकर जॉब की तरफ जा रहे हैं या फिर उन चीज़ों में जा रहे हैं जहाँ से आपको पावर और पोजीशन मिले, आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज जो हमने डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल आई थिंक वो हमको डिस्कस करना चाहिए था, बट आई थिंक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज लाइक कैंपस लॉ सेंटर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं, BHU है लॉ फैकल्टी, या AMU लॉ फैकल्टी जहाँ का मैं खुद का प्रोडक्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी चीजें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, जैसे वन एग्जाम्पल इज इतने मुस्लिम इश्यूज इस वक्त कंट्री में हैं, मैं किसी भी आई डू नॉट सी अ सिंगल रिसर्च पेपर, अ सिंगल ओपिनियन पीस, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कंटेंट
कमिंग आउट फ्रॉम जामिया और एमयू मुझे नहीं मिलता देखने को, ठीक है। हो सकता है लोग लिखते हो, लेकिन मीनिंगफुल तो मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं देखा। जो भी मीनिंगफुल है वो पास्ट में रहा होगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ऑन बैकवर्ड क्लासेस इश्यूज, ऑन दलित इश्यूज, आई डू नॉट सी लॉ स्कूल्स कंट्रीब्यूटिंग, बिल्कुल, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस जॉइंस बोथ। एक तो लीगल एजुकेशन में क्रिटिकलिटी लाना बहुत जरूरी है, डाइवर्सिटी और क्रिटिकलिटी, और दूसरा इंस्टीट्यूशंस को समझना जरूरी है कि वो किस तरीके से एवरीडे अफेयर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दिस, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, एंड दिस विल बी माय लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, हाउ डू यू लुक एट लीगल जर्नलिज्म, क्योंकि वही आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग लीगल जर्नलिज्म, जो कि बहुत ही नेसेंट स्टेज में है ना, एंड विच आई थिंक हैज अ गुड पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है उसका, चीज़ों को एक्सपेंड करने में, एक्सपाउंड करने में, समझाने में लोगों को। बिट्स और पीसेस में केसेस को समझाने से नहीं होगा जब तक आप नरेटिव ना बताएं कि एक्चुअली क्या स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग। तो हाउ डू यू लुक एट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग या नरेटिव बिल्डिंग या लीगल जर्नलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एजुकेशन या लीगल इंस्टीट्यूशंस या द प्रैक्टिस ऑफ लॉ? बिल्कुल। तो जैसा आपने बहुत ही करेक्टली पॉइंट आउट किया, इंडिया में लीगल जर्नलिज्म एक नेसेंट स्टेज में है। What we mean by that is कि of course historically हमारे mainstream newspapers ने courts को cover किया है, but उस perspective से नहीं cover किया है जिससे कि we can get to understand the goings on behind. And we have talked about कि why that is a necessary issue by now. We have established that. तो basically it's not like कि वो history रहा नहीं है. We have had institutions like Lawyers Collective, जहाँ से कि leaflet kind of flows from that. जो कि even back in 1990s did investigative work around जस्टिस वीरस्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उनके जुडिशियल एक्सपेंडिचर्स में ऑडिटिंग के दौरान इरेगुलरिटीज निकले थे, and Lawyers Collective published that, and that became the basis for subsequent impeachment proceedings, जो कि सक्सेसफुल हुए नहीं थे, but वो impactful एक प्रोसेस उन्होंने ट्रिगर कर दिया था उस समय। तो वैसा मतलब डिस्पर्स्ड होके वैसा हिस्ट्री रहा है, बट करंटली जो लीगल जर्नलिज्म का स्टेट है, इट इज़ बेसिकली अ वेरी कोर्ट हियरिंग सेंट्रिक इशू, जहाँ पे कि हम बस एक तरह से कोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको डिस्क्रिप्टिवली ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए। एंड ये भी एक नई चीज़ है, बिकॉज इंडियन जुडिशरी इतना ओपेक रहा है हिस्टोरिकली, और इतना उन्होंने रेजिस्ट किया है मीडिया कवरेज ऑफ एनी वे, द वे उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कंटेम्प्ट का जो पावर है उसको यूज़ किया है मीडिया कवरेज को लिमिट करने के लिए उनके खुद के ऊपर, with all those were all reasons जिसकी वजह से कि वो डिले हुआ है, बट इवेंचुअली अब वो आया है। और अब हमें ज़रूरत है कि हमें एक नया लेयर लाना है, हमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिव लीगल जर्नलिज्म भी स्टार्ट करना है, जहाँ पे कि हम नैरेटिव के ऊपर फोकस करते हैं, हम पेशेंटली चीज़ों को टेक डाउन करते हैं, ना केवल वो चीज़ें जो हुई बट वो चीज़ें जो ना हुई, और जो चीज़ें ना हुई वो क्यों नहीं हुई, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी दिल्ली शहर के अंदर 7-8 डिमोलिशंस हुए हैं झुग्गी झोपड़ियों के, और बीजेपी सरकार आने के बाद वो डिमोलिशंस काफ़ी जल्दी में हो रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ के ऊपर काम करा, मद्रासी कैंप जंगपुरा में एक झुग्गी हुआ करती थी, जहाँ पर ज़्यादातर दलित लोग थे, जो कि ज़्यादातर तमिलनाडु से इमिग्रेट करके आए थे, जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं दिल्ली में, जो कि दिल्ली के जो लैंडस्केप, अर्बन लैंडस्केप के बैकबोन के जो लोग हैं बेसिकली, राइट, वो वहाँ पे रहते थे। एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जर्नलिज्म रिपोर्टिंग के दौरान मुझे पता चली, विच वॉज कि हम सभी बात कर रहे थे कि किस तरह से झुग्गी डिमोलिशंस को एक्सपेडिशियसली हो रहा है एट्सेट्रा, बट मुझे ये समझना था कि ये डिमोलिश हो क्यों रहा है। तो उसका रीजनिंग जो सरकार ने दिया था वो ये था कि मद्रासी कैंप के होने की वजह से बाढ़ हो रही है जंगपुरा और निज़ामुद्दीन में, कि वहाँ पर एक बारापुल्ला जो नाला है, बारापुल्ला ओवरफ्लो हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द एनक्रोचमेंट ऑफ मद्रासी कैंप, एंड मद्रासी कैंप की वजह से डीसिल्टिंग नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट मशीन, जिसकी वजह से कि ये फ्लडिंग इशू हो रहा है।
पर जब मैं लिटिगेशन में घुसा, मतलब मैंने एंटर्ड एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इनटू द मद्रासी कैंप लिटिगेशन, जब मैंने वकीलों से बात की, लिटिगेंट से बात की, तो मुझे फिर पता चला कि ये सच है ही नहीं, एंड द रियल रीजनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. द रियल रीजनिंग इज दैट वहाँ पे 2-3, मतलब इट्स जस्ट पुअर अर्बन प्लानिंग. 2-3 ब्रिजेस एक ही स्पॉट पे 4 बार क्रिस क्रॉस कर रहे हैं. वहाँ पे नीचे गार्बेज इकट्ठा हो रहा है. वहाँ पे डीसिल्टिंग हो भी नहीं रहा. जहाँ पे जगह है वहाँ पे भी डीसिल्टिंग नहीं हो रहा. एंड मद्रासी कैंप का ऑलमोस्ट मतलब कोई रोल है ही नहीं, नेग्लिजिबल इफ एट ऑल. एंड ये बस वो लोगों ने नहीं बोला. देयर वर साइंटिस्ट्स जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी भी किए थे, सर्वे भी किए थे ड्यूरिंग द लिटिगेशन. IIT दिल्ली के भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पे स्टडी किया, और उन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली जहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो ये रीजंस हैं एंड मद्रासी कैंप रीजन नहीं है. और ये रिपोर्ट कोर्ट को भी दिया गया, दिल्ली हाई कोर्ट में. चीफ जस्टिस मनमोहन का बेंच था, जो अब वो चीफ जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए हैं. चीफ जस्टिस मनमोहन के बेंच के सामने ये रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस भी किए गए थे. और मुझे एक शॉकिंग चीज़ ये पता चली व्हाइल स्पीकिंग टू द एडवोकेट्स इन्वॉल्वड इन द केस, वॉज कि एक हियरिंग में पिछले साल जब एडवोकेट्स वर प्रेसिंग कि हमें एक एडवोकेट कमिश्नर चाहिए जो कि ऑन ग्राउंड जाके एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्वे करे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है. तो चीफ जस्टिस मनमोहन सेड कि देखिए, मैं जो सरकार, दिल्ली सरकार की जो एफिडेविट है, मैं उसको फेस वैल्यू पे लेने वाला हूँ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंटेंड व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड ऑन एफिडेविट, and I'm not going to take anything which is contrary to what is stated by the Delhi government on affidavit. And उन्होंने ये oral observation दिया है खुलेआम कोर्ट में लॉयर्स के सामने. और ये नैरेटिव हमें आज पता चल रही है क्योंकि मैं जाके किसी लॉयर से जाके बात कर रहा हूँ और वो हमें बता रहे हैं कि देखो, कोर्ट ने खुद बोला कि वो सुनना भी नहीं चाहता है कि देयर कैन बी एन ऑल्टरनेटिव रीजनिंग. जो सरकार कह रही है हम वही मानेंगे, हम कुछ कि हम और कुछ सुनना नहीं चाहते हैं. ठीक है. और ये कोर्ट बोलकर उन्होंने डिमोलिश करवा दी. जो 350 फैमिलीज रहती थी मद्रासी कैंप में, अब उनको निकाल दिया गया और अब वो 50 किलोमीटर दूर नरेला में एक रिहैबिलिटेशन कैंप में जा रहे हैं जहाँ पे पीने का पानी ढंग से नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनके बच्चों के स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, और उनके जो काम, बहुत सारे लोग दे यूज्ड टू वर्क एज कुक्स एंड मेड्स अराउंड द रीजन, उनके काम सब खत्म हो गया. दे हैव टू रीस्टार्ट लाइफ और हैव टू गो बैक टू तो ये एक तरह का जो है एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है लीगल स्टोरी टेलिंग और लीगल जर्नलिज्म, राइट. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो कि हमें इनहेरेंटली ट्रेन किया जा रहा है इन लॉ, इन लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू लुक एट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. यस, यू आर नॉट, जो आप बता रहे थे कि रेजिस्ट करते हैं बिल्कुल, इस तरह की चीजें, बिल्कुल. तो हमको इतना ज़्यादा फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर रह के स्कॉलरशिप में एंगेज करने के लिए एनकरेज किया जाता है टू स्टे विद इन फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, कि एक पर्टिकुलर वे ही था कि हम जुडिशरी को स्टडी कर सकते हैं. इन माई लॉ स्कूल आई नेवर गॉट एनी एक्सपोजर विथ रिगार्ड्स टू कि एक लीगल स्टोरी टेलिंग का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि तुम बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में भी देयर विल ऑलवेज बी स्टोरीज जो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलेंगी, राइट. तो यहाँ पे जैसे कि जो चीफ जस्टिस मनमोहन का ये एक ओमिशन था जिसने एक बहुत ही बड़े इम्प्लीकेशंस में रिजल्ट किया, पर ये बट ये ओमिशन था. दिस इज नॉट समथिंग दैट डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्चर्स विल एवर बी एबल टू कैप्चर, राइट. जजमेंट में कहीं भी नहीं मिलेगा, जजमेंट में वो है ही नहीं, वो पेपर पर है ही नहीं वो चीज. एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज टू व्हाई हमें लीगल एजुकेशन को उस वे से एंगेज कराने की जरूरत है. नाउ लीगल जर्नलिज्म, एज आई वाज सेइंग, कि हमने थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश की हैं. तो लीगल एजुकेशन, लीगल जर्नलिज्म, जो दिस न्यू व्यू पॉइंट है जो लीगल जर्नलिज्म का, ये हमें हेल्प कर सकती है टू अंडरस्टैंड आवर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस इन अ न्यू वे. जुडिशरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो हमें जानने को आएगा, क्योंकि जो फॉर इंस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड by judges, by senior judges, by people like Chief Justices of India, Chief Justice of High Courts. Now, जब तक हमें एक comprehensive profile नहीं मिलता है कि ये जो judges हैं उनका, and a profile can be something that can go all the way back to the life of the judges, right? तो वो बहुत ही important है. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. मैंने जस्टिस संजय किशन कौल का एक प्रोफाइल किया था. जस्टिस कौल के ऊपर मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की थी उनके लाइफ के ऊपर. जस्टिस कौल सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस कौल सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज हैं और वो एक सीनियर जज रहे हैं. एंड हम सीनियरिटी किस हिसाब से बोल रहे हैं कि वो कॉलेजियम के मेंबर थे बहुत सालों तक. तो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है,
उनका एक तरह से एक फोर्स था in terms of the Supreme Court. There are certain judges who clearly are the people who are setting certain discourses into motion. तो एंड जस्टिस कॉल का जब मैंने देखा एंड मैं एक तरह से पूरे ऑब्सेशन में घुस गया एंड आई वांटेड टू नो कि उनका लाइफ के बारे में मुझे जानना था, तो मैं पूरी तरह से जस्टिस कॉल के परदादा तक पहुंच गया ये समझने की कि किस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं. एंड जस्टिस कॉल कम्स फ्रॉम अ रॉयल कश्मीरी पंडित फैमिली इन कश्मीर and he goes on to deliver Article 370 judgment later on in his career. And you may remember he was the only judge who talked about a Truth and Reconciliation Commission later on. Yes. Also, although वो कितना practical है, कितना rhetorical है, वो एक अलग debate है. But understanding individual judges, understanding किस तरह से decision making shape होता है, वो बहुत ही important है. अभी जो पूरा केस चल रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के रिगार्डिंग, जहाँ पर तुगलक रोड में उनके लटियंस घर के अंदर 15 करोड़ अपेरेंटली पैसे कैश निकले हैं, और हमें पता है कि वो कैश निकला है बिकॉज लीफलेट ने उसकी पूरी रिपोर्ट भी निकाली थी, जो रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं निकाल रही थी, जिससे द्वारा हमें पता है कि कैश भी निकला है. अब जब वो पकड़ा गया था, जब पुलिस पहले जिस दिन वो हुआ था हादसा, जब आग लगी and firefighters arrived and subsequently police arrived, हमें पता है कि एक चेन ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया था उसी पॉइंट ऑनवर्ड्स. और ये चेन ऑफ मोशन हमें केवल लीगल स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही पता है कि किस तरह से चीफ जस्टिस DK उपाध्याय वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने किस तरह से उनके डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने वहाँ पे कुछ बातचीत की, इवेंचुअली किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना तक ये बात पहुँची, और कैसे अंटिल जब तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टोरी ब्रेक नहीं की 5 दिन बाद ऑफ द इंसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑन पेपर कोई भी मेजर्स लिए ही नहीं थे इस चीज को लेके. सुप्रीम कोर्ट को मालूम था पूरी तरह से प्रोसेस भी, इंटरनली उन्होंने बातचीत करना भी स्टार्ट कर लिए थे. इंटरनली इनफैक्ट ये भी बात चल रही थी कि जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में. इनिशियली बात आई भी थी. बिल्कुल. और शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ कहा भी था उस पे. हाँ. तो एक्चुअली बेसिकली इवन बिफोर द टाइम्स ऑफ इंडिया, धनंजय महापात्र जो सीनियर जर्नलिस्ट है लॉ के, उनके रिपोर्ट के आने से एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट कलीजियम में बात हुई थी कि जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर देते हैं. इवन बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपेंड. अब तो उसके बाद जाके हमें जब रिपोर्ट आ गई, जब वो इतना बड़ा न्यूज बन गया कि ये जुडिशरी के पूरे इंटेग्रिटी पे सवाल आ जाती है, फिर जाके चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ मेजर्स लिए, पर वहाँ पे भी जब वेन विद सर्टेन मेजर्स वेर टेकन, उस पे भी कुछ क्वेश्चंस रेज हुए ऑब्वियसली कि द रिपोर्ट जो था, जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी उन्होंने एस्टैब्लिश तो कर लिया, पर उनका जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को उन्होंने केवल सरकार को भेज दिया और उन्होंने पब्लिकली उसको अवेलेबल नहीं किया. और फिर मीडिया को जाके हमको अलग से जाके उस रिपोर्ट को निकलवाना, लीक करवाना पड़ा. and a question which is so integral to the image of the judiciary, हमें उसको लीक करवाना पड़ा ताकि पब्लिक मासेस को उसको एक्सेस मिले. एंड वो रिपोर्ट बोलती है कि there is substantial evidence to suggest कि पैसे मिले हैं और कुछ ना कुछ complicity है. अब आप उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए. अब इतना नॉलेज भी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक रिकॉर्ड्स पे नहीं डाला था. तो कैसे वो चीज़ें हो रही हैं इंटरनली, क्या चल रहा है, हु इज़ द चीफ जस्टिस स्पीकिंग टू ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, किस तरह के कंसिडरेशंस अराइज हो रहे हैं, क्यों सर्टेन ओमिशंस हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. एक और इशू जो मैं डिस्कस करूंगा लीगल जर्नलिज्म के ही पर्सपेक्टिव में, और क्या लीगल जर्नलिज्म का वैल्यू है. हमने अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कुछ बातें की हैं एज सो फार. लीगल स्टोरी टेलिंग के थ्रू मुझे जितना लगता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स अगर आपको समझना है वो आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही समझ में आएगा, है ना. सो मैं आपको बहुत सारे रिसेंटली हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. तो अपॉइंटमेंट्स के मामले में जब चीज़ें हो रही हैं तो हम देख रहे हैं कि जो सरकार अलग चीज़ है, कॉलेजियम अलग चीज़ है. कॉलेजियम अपॉइंटमेंट्स करती है, बट हमने रिसेंटली ये देखा है कि सरकार का काफ़ी इन्फ्लुएंस आ रहा है कॉलेजियम के ऊपर इन सम वे और द अदर. एंड देर आर सर्टेन स्ट्रॉन्ग एविडेंशियल मटीरियल टू सजेस्ट दैट. इनफैक्ट कई मेरा स्टोरी भी और कई ऐसे रिपोर्टिंग्स भी निकले हैं विच शोज़ कि होम मिनिस्ट्री का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में. तो इसके ऊपर जस्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का अगर आप प्रोसेस समझें तो कोलिजियम recommendations देती है and the government has to finally approve those recommendations and appoint.
सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स और जो जजमेंट्स के थ्रू एस्टैब्लिश किया है वो ये है कि उनके पास फाइनल से है, और सरकार के पास एक बहुत ही सिंबॉलिक पावर है इन विथ रिगार्ड्स टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. बट लेटली वी हैव सीन कि द गवर्नमेंट इज exerting a lot more influence, and that is happening through both commissions and omissions. Omissions कैसे कि सिचुएशंस ऐसे आए हैं जैसे कि लॉयर्स हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव स्टांसेस लिए हैं, जिनको अपॉइंटमेंट्स होने में मुश्किल हुए हैं. जजेस हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ स्टांस लिया है, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है. जैसे कि जस्टिस मुरलीधर का अगर हम देखें, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, उसी समय जब दिल्ली रायट्स हुआ था उन्होंने मुकदमा चलाया था दिल्ली पुलिस के ऊपर, और उसके तुरंत बाद ही उनका ट्रांसफर होना था मद्रास हाई कोर्ट को, जो कि एक और मेजर हाई कोर्ट है. पर सरकार ने उसके ऊपर बेसिकली उनको द गवर्नमेंट सिंपली डिड नॉट पास अ बक ओवर इट. गवर्नमेंट ने ना ही डिसीजन लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कभी रीइटरेट किया. तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ काम करके अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहती है. और उसी तरह से कमीशंस भी होते हैं. पहली बात तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वकील और जजेस जो कि हम अभी तक बात कर चुके हैं, जो कि संघ के आइडियोलॉजी या मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं. साउथ मद्रास में जस्टिस विक्टोरिया गौड़ी, जिन्होंने क्रिश्चियंस के खिलाफ हेट स्पीच दिया, उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, बट अल्टीमेटली उनका अपॉइंटमेंट हो गया, एंड शी इज करेंटली अ सिटिंग हाई कोर्ट जज देयर. सिमिलरली अधिवक्ता परिषद के एक सीनियर मेंबर अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक जज बने हैं. और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में बात आती है, अब हाई कोर्ट्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस ज़्यादा हैं. सुप्रीम कोर्ट में जब बात आती है वहाँ पे तो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस ही है नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक स्टडी किया था रिसेंटली कि पिछले कुछ 3 सालों में एवरी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 5 days. 5 दिन का डिले हुआ है. एंड यू कॉन्ट्रास्ट दैट विथ हाई कोर्ट में कितना डिलेज होता है कई नेम्स में. तो ये आपको एक तरह से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये चीजें. ये क्वेश्चंस पूछना, किसी लॉयर को, एडवोकेट को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनना था, एंड शी टुक द एप्लीकेशन अपनी वापस कर ली. एडवोकेट श्वेतश्री माजुमदार, जो कि दिल्ली फ्रेटर्निटी में उनका आईपी प्रैक्टिस भी काफी स्ट्रांग है, उनका नाम रिकमेंड होके पड़ा रहा, एंड अब आउट ऑफ डिग्निटी शी हैज विथड्रॉन हर नेम. सिमिलर चीज़ें सौरभ कृपाल के साथ भी हुई थी जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब सरकार ने ये तक बोला कि हम ये अपॉइंटमेंट के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ हिज जेंडर आइडेंटिटी. तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, और कहीं ना कहीं द कोलिजियम इज अनेबल टू प्रोवाइड दैट पुश बैक, जो कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को मेंटेन कर सके. अब हम स्कॉलरशिप के द्वारा बहुत ज़्यादा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इन सब स्ट्रक्चर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेज करते हैं, बट एक लीगल स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम इसको एक जिस वे से एंगेज करेंगे, दैट उसका एक अलग वैल्यू है. बिकॉज ओनली इन दैट वे आपको समझ में आ सकता है धीरे धीरे कि क्यों अचानक से सरकार एक दिन उठती है और बोलती है कि आज हम NJAC के बारे में डिबेट उठाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, और BJP MP आके बोल देते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल वॉर्स हैपनिंग इन द कंट्री. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने का जो जरिया है वो नैरेटिव्स के थ्रू ही आ सकता है. और वो नैरेटिव्स केवल एक पेशेंट वे ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आ सकता है, जो कि बहुत ही कम वे में हुआ है, और शायद उसका टाइम आ गया कि उसको एक प्रॉपर वे में भी चैनलाइज किया जाए. नहीं, आई थिंक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने सुशोभन. और मैं पर्सनली भी, मुझे ऐसा लगता है कि बुक रीडिंग, केस रीडिंग या केसेस को पढ़ना उससे काम नहीं होगा. क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लाइफ, इंस्टीट्यूशंस की लाइफ, जो लोग इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं उनकी लाइफ, ठीक है, केसेस की अपनी जर्नी, कि कौन सा केस किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. आर्टिकल 370 का इशू, बिल्कुल, मैं इंटरनेशनल लॉ का बैकग्राउंड है मेरा, इंटरनेशनल लॉ डिस्कस ही नहीं किया आपने पूरे केस में, इंटरनेशनल लॉ आपने डिस्कस ही नहीं किया है. ठीक है. तो बहुत जगह आप चीज़ों को मोल्ड कर देते हैं, बहुत जगह चीज़ों को आप छुपा देते हैं, बहुत जगह चीज़ों को उजागर करते हैं. आई थिंक वो जिसको हम लोग लॉ में कहते हैं नॉर्मेटिविटी पे क्वेश्चन है ये.
और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लासरूम में भी पढ़ाया जाना चाहिए, और इन स्टोरीज को जो आप जैसे काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म, लीगल जर्नलिज्म, उसके थ्रू मासेस में भी जाना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी हो, है ना। और जो लोग क्लास में पढ़ाते हैं उनको ये चीज़ें क्लास में ले जाके इन पे लिखना भी चाहिए, है ना, बिकॉज ओनली देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, अदरवाइज एक ब्लैक बॉक्स है वो, बिल्कुल, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल। जैसे कि अगर आप हमें लॉ स्कूल्स में लीगल हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द ओनली वेज इन विच हम स्टोरी टेलिंग के साथ एंगेज करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल बैकड्रॉप्स इन्फ्लुएंस डिफरेंट थिंग्स। वहाँ पे भी आप हमें अब ये पता चलता है, एंड धीरे धीरे मैं अपने जर्नलिस्टिक काम के थ्रू, एंगेजमेंट्स के थ्रू, मुझे अब ये पता चलता है कि देयर कैन बी अल्टरनेटिव लीगल हिस्ट्रीज, देयर आर पैरेलल लीगल हिस्ट्रीज, शैडो हिस्ट्रीज जो कि ऑपरेट किए हैं, एंड उससे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होता है कि लीगल पेडागॉजी, या फिर जिस तरह से हमको लॉ पढ़ाया जाता है, या फिर जिस तरह से हमारा लीगल नॉलेज फ्रेम किया गया है, उसमें भी सर्टेन हेगेमोनीज आर देयर, एंड हमको पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स ऑफ हिस्ट्री एंड सर्टेन स्ट्रैंड्स ऑफ नैरेटिव का एक्सपोजर होता है, एंड कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ नैरेटिव्स का एक्सपोजर नहीं होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस किस तरह से हिस्टोरिकली संघ ने सुप्रीम कोर्ट के साथ डील किया है, किस तरह से हिस्टोरिकली संघ ने बार के साथ, जुडिशरी के साथ डील किया है। दिस इज काइंड ऑफ अ शैडो हिस्ट्री, मतलब हमें ये बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके ऊपर है नहीं, बहुत ज़्यादा आर्काइविंग इसके ऊपर है नहीं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है, एंड दैट वुड इवेंचुअली दैट मीन्स दैट ऑब्वियसली ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ हम किस तरह से अपने लीगल हिस्ट्री को व्यू कर रहे हैं। जैसे कि आप फॉर इंस्टेंस पकड़ लीजिए केशव नंद भारती, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिस तरह से जुडिशरी एंड हाउ इट केम टू एग्जिस्टेंस, या फिर इमरजेंसी के टाइम जो जुडिशरी और इंदिरा गांधी का सरकार के बीच में जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, यहाँ पे जब मैं वापस गया और इन चीज़ों को स्टडी करा विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेरा एक आइडेंटिफाइंग मार्कर था कि यहाँ पे संघ के जो एक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, एंड वो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे कि इमरजेंसी अगर हम देखें, जो इमरजेंसी का जो हेबियस कॉर्पस केस है, इनफेमस हेबियस कॉर्पस जजमेंट जो है एडीएम जबलपुर, उसमें जस्टिस एचआर खन्ना का बहुत बड़ा डिसेंट आता है, लैंडमार्क डिसेंट। वो हम नहीं बोल रहे हैं कि वो डिसेंट का आज वैल्यू नहीं है, या फिर नथिंग लाइक वी डोंट, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू क्रिटिक दैट डिसेंट, बट मैंने जब इस चीज़ को बाद में देखा, एंड आई वुड लेटर रियलाइज कि एचआर खन्ना लेटर ऑन इन हिज करियर प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन स्टार्टिंग अधिवक्ता परिषद एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो लॉयर्स लॉबी क्रिएट करने में एचआर खन्ना प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट गेव मी अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। मैं अभी तक कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचा हूं कि क्या पॉलिटिक्स से वो जजमेंट शेप हुआ था, बिकॉज उसके लिए शायद जिंदगी भर का आपको काम करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, बट ये जो पर्सपेक्टिव मुझे नहीं मिला था लॉ स्कूल में कि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ। एंड ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने वो डिसेंट बस इसीलिए दिया क्योंकि वो संघ के हैं, वो भी एक मायोपिक व्यू होगा, बट ये जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और एचआर खन्ना के नेफ्यू बाद में जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, ये जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स आई थिंक हिस्टोरिसाइजिंग और हिस्टोरियोग्राफी से आती है, और लीगल हिस्टोरियोग्राफी इंडिया में मेरे ख्याल से हमें एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में पढ़ाया गया है, एंड आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पैरेलल लीगल हिस्ट्रीज को भी आप देख सकते हैं, और उससे भी हमें बहुत सारी नॉलेज सिस्टम्स आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और एज एज यू नो लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड जो मैं देख रहा हूँ, सी मैं अगर यू नो वन थिंग विच आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इज द मुस्लिम आइडेंटिटी। इंडिया कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक मेरा पर्सनली मानना है उसमें लॉ का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सिंस 1940s जब आप आज़ाद हो रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तब से लेके आज तक जिस तरीके की लॉ की फ्रेमिंग हुई, या लॉ को आपने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया, वो उसने आपकी आइडेंटिटी को इस तरीके से शेप किया कि आप अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, आप असर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कम्युनल हो जाता है, ठीक है। आप अपने राइट्स को चैंपियन नहीं कर पाते, आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने इंस्टीट्यूशंस को नहीं बचा पाते, क्योंकि वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो एक्चुअली कम्युनल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हिस्टोरिसाइजिंग लीगल हिस्ट्री,
नरेटिव्स, लुकिंग इनटू कि छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में कौन सी चीज़ कैसे कहाँ जुड़ी, कैसे क्या हुआ, आई थिंक ये फंडामेंटल है। और ये फंडामेंटल है लॉ को समझने के लिए और कंटेक्चुअलाइज करने के लिए हमारी आपकी लाइफ्स में या फिर द लाइफ्स ऑफ द कम्युनिटीज। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट्स अक्रॉस लाइक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ब्रॉडली अक्रॉस, मतलब ये सेम चीज़ हमें बार बार देखने को मिलती है कि कौन से कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन का भी मतलब बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में देर आर दीज अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशंस विच हैव ऑलवेज बीन देयर। जैसे कि हिस्टोरिकली आपको पता होगा देर हैज़ बीन ओनली वन मुस्लिम सीट जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन, एंड देर आर अभिनव चंद्रचूड़ और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके साथ एंगेज भी किया है। एंड जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कम था, 8 लोगों का भी था उस समय भी, एक ही सीट था रिजर्व्ड होके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और आज जब 32 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में तब भी एक ही हैं। और दिस इज एन अनरिटन रूल, दीज आर अनरिटन रूल्स। एक पारसी जज अपॉइंटमेंट होंगे, एक क्रिश्चियन जज अपॉइंटमेंट होंगे, एक मुस्लिम जज अपॉइंटमेंट होंगे, और दलित और आदिवासी जजेस का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था नहीं। बहुत ही धीरे धीरे कि अभी बहुत ही स्लोली वो रिप्रेजेंटेशन लाया जा रहा है, एंड उसके कुछ एफर्ट्स रिसेंटली हुए हैं विच वी आर सीइंग कि धीरे धीरे दलित कम्युनिटीज आर स्टिल गेटिंग, ऑल्दो आदिवासी कम्युनिटीज बिल्कुल भी हुआ नहीं है। जस्टिस HK सीमा हैज बीन दी ओनली आदिवासी जज जो कि और शेड्यूल्ड ट्राइब जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक आए हैं पूरे इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के। दैट इज सो, तो इसी तरह से कौन सुप्रीम कोर्ट में स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं ऑन द बार, in the bar bodies, in the bar elections, in Supreme Court benches, किस तरह के discourses को आगे बढ़ाया जा पा रहा है, that is playing a big role. आजकल today we are seeing कि धीरे धीरे we are able to create जो मैं बोला था counter mobilization थोड़ा थोड़ा create हो पा रहा है, कि अब धीरे धीरे ऐसा हो पा रहा है कि मुस्लिम लॉयर्स आर एबल टू कम टुगेदर और मुद्दों के ऊपर एक सिस्टमैटिक वे से स्ट्रेटेजाइज करके डील कर पा रहे हैं। या फिर धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि अम्बेडकराइट लॉयर्स जो कि दलित कम्युनिटीज़ और आदिवासी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट्स को एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करके उसको बेंच के सामने आर्ग्यू करके एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको फिर बेंच धीरे धीरे ओके बेंच इज नाउ फीलिंग दैट देयर एक प्रेशर बन रहा है, दैट एक डॉक्यूमेंटेड argumentation strategy बन रही है, and now the bench is willing to धीरे धीरे engage with those things that has historically not been there, partly because of representation and actually hugely because of representation in across these legal space, these elite spaces within the legal institutions also. Yeah. बहुत शुक्रिया सुशोभन, thanks a lot, बहुत अच्छा डिस्कशन था। I personally learned a lot. Thank you. And I think once we get this finalized, I think जो लोग सुनेंगे और देखेंगे दे विल आल्सो अप्रिशिएट इट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई होप कि जिस चीज़ को डिस्कस करने के लिए और जो डेप्थ में डिस्कस करने के लिए हम आए थे, आई होप कि वो कन्वे हुआ है सक्सेसफुली। एंड थैंक यू फॉर नाउस ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू।